ए वर्ल्ड वर्थ प्रोटेक्टिंग। अध्याय 611। दत्तक शिष्य। वांग बाओले ने अपनी साधना का मूल्यांकन किया, फिर अपने भविष्य के बारे में कल्पना करने लगा। इससे उसका मनोबल बढ़ा। हालांकि वह अभी भी उलझन में था और अपने वरिष्ठ भाई ने जो कहा था उसके बारे में संदेह था, लेकिन वांग बाओले के चरित्र का मतलब था कि वह खुद को उन चीज़ों पर जुनूनी होकर कोने में नहीं धकेलेगा जो उसे समझ में नहीं आती हैं। वर्तमान का आनंद लेना उसके लिए अधिक महत्वपूर्ण था। उसने अपने होंठ चाटे और 7वें महल के भव्य हॉल को देखा। जैसे ही वह सोच रहा था कि क्या उसे आगे बढ़ना जारी रखना चाहिए, उसके पीछे तीसरे महल के सामने एक टेलीपोर्टेशन की ऊर्जा तरंगें फूट पड़ीं। कोंग दाओ प्रकट हुआ। उसने मुंह में खून थूका, फिर बैठ गया और ध्यान करना शुरू कर दिया। वह तीसरे महल में एक आंतरिक संप्रदाय का शिष्य बनने के परीक्षण में स्पष्ट रूप से विफल रहा था और एक बाहरी संप्रदाय के शिष्य के पद पर समाप्त हुआ। उसने झाओ यामिंग से थोड़ा खराब प्रदर्शन किया था। कोंग दाओ की हरकतों को देखने के बाद वांग बाओले ने अपना सिर वापस 7वें महल की ओर घुमाया और उसे देखा। वांग बाओले को प्रलोभन हुआ। हालांकि थोड़ी देर बाद उसने आह भरी। वह अच्छी तरह जानता था कि छठा महल ही वह जगह है जहां वह जा सकता है। अपने बड़े भाई के बिना, भले ही उसे कोई और मिशन दिया गया होता, उसके मरने की संभावना बहुत अधिक होती। उसे मिशन पूरा करने की बहुत कम उम्मीद थी। अगर छठे महल के लिए ऐसा होता तो 7वें महल के लिए यह और भी बुरा होता। हालांकि वांग बाओले हार मानने को तैयार नहीं थे। लंबे समय तक चुप रहने के बाद उन्होंने एक कदम आगे बढ़ाया और भव्य हॉल की ओर चल पड़े। वांग बाओले 50 सांसों के अंतराल के बाद हॉल से बाहर निकले। सिर हिलाते हुए उनके चेहरे पर हार मानने का भाव था। इस समय 7वें महल द्वारा दिए गए मिशन को पूरा करना मेरे लिए असंभव है। भले ही मैं अभी एक प्रारंभिक चरण के नवजात आत्मा क्षेत्र साधक के खिलाफ खुद को संभालने में सक्षम हूँ। मिशन, मुझे ग्रह क्षेत्र में एक शक्तिशाली साधक की हत्या करने की आवश्यकता है। यह पागलपन से परे था। वांग बाओले को नहीं लगता था कि कोई भी इसे पूरा कर सकता है। जब तक कोई ऐसे निश्चित साधनों का उपयोग नहीं करता है जिनके बारे में वह नहीं जानता है, सामान्य साधनों के माध्यम से मिशन को पूरा करने की कोशिश करना असंभव था। मैं एक दाओ शिष्य बनना छोड़ दूंगा और सिर्फ एक दत्तक शिष्य बनकर ही संतुष्ट हो जाऊंगा, वांग बाओले ने खुद से कहा जब उसने उपासना महल मंडप में अपने परीक्षणों को समाप्त किया। उसे नहीं पता था कि उपासना महल मंडप उसके विचारों को कैसे समझ पाया, लेकिन जैसे ही उसने मानसिक रूप से सफ़ेद झंडा उठाया, वह गायब हो गया। जब वह फिर से प्रकट हुआ तो वह रोड ऑफ ब्रिलियंस की शुरुआत में था। आग के उबलते हुए महासागर सड़क के दोनों ओर और साथ ही उपासना महल मंडप के अंत में कई 100 फीट आगे जल रहे थे। कोई फर्क नहीं पड़ता कि लहरें कैसे उठती और घटती हैं, वे उस स्थान तक नहीं पहुंच सकती थी जहां वह था। कोंग दाओ और झाओ यामिंग कुछ ही देर में प्रकट हुए। तीनों ने एक दूसरे को घूर कर देखा। हालांकि उन्हें नहीं पता था कि दूसरों को किन मिशनों का सामना करना पड़ा, लेकिन वे अनुमान लगा सकते थे कि वे मिशन कितने चुनौतीपूर्ण रहे होंगे। झाओ यामिंग और कोंग दाओ की आंखों की छिपी गहराई में खुशी झलक रही थी। उन्हें अपने मिशनों से काफ़ी खजाने मिले थे और उन्हें एहसास हुआ कि वे इन वस्तुओं को अपने साथ बाहर ला सकते हैं। क्या आप लोग जानते हैं कि दूसरे महल में परीक्षण में मुझे क्या मिला? कोंग दाओ अपनी उत्तेजना को रोक नहीं सका। उसने गर्व से कहा और अपना दाहिना हाथ हिलाया। स्पिरिट क्यूई से भरपूर स्पिरिट हर्ब का एक डंठल उसके हाथ में चमकती रोशनी के साथ दिखाई दिया। ये कैसा है? इसे पहचानो। विशाल विस्तार दाओ महल के अभिलेखों में इसे क्लाउड ब्लू फल कहा गया है। एक ही फल हमारे शरीर के 7 छिद्रों में से किसी एक को खोलने में मदद कर सकता है। इससे भविष्य में हमारी साधना आसान हो जाएगी। कोंग दाओ बोलते बोलते और भी उत्साहित हो गया। भले ही झाओ यामिंग और वांग बाओले दोनों ने और भी महलों में प्रवेश किया था, लेकिन इसका मतलब यह नहीं था कि वे उससे ज़्यादा खजाने वापस लाए थे। आखिरकार उसने परीक्षण के दौरान इस फल को पाने के लिए एक अकल्पनीय कीमत चुकाई थी। वांग बाओले ने पलकें झपकाईं, फिर प्रसन्न कोंग दाओ की ओर देखा। उसने खांसी की, फिर अपने स्टोरेज ब्रेसलेट से मुट्ठी भर का सुप्रीम फायर स्टोन निकाला। कोंग दाओ को सुप्रीम फायर स्टोन के बारे में कुछ नहीं पता था। हालांकि जैसे ही पत्थर को बाहर निकाला गया, उसमें से बहुत ज़्यादा गर्मी निकली। उनके आसपास का तापमान तुरंत बढ़ गया। भले ही कोंग दाओ को पता न हो कि यह पत्थर क्या है, लेकिन वह बता सकता था कि यह कुछ असाधारण था। एक सर्वोच्च अग्नि पत्थर? झाओ यामिंग ने अचानक पूछा। उसकी आवाज़ में थोड़ी झिझक और अविश्वास था। वांग बाओले ने हल्के से मुस्कुराया। उसने अपने हाथ में पत्थर के साथ खेला, फिर सावधानी से सिर हिलाया। जब उसने झाओ यामिंग को देखा तो उसकी आंखें स्वीकृति से चमक रही थीं। आखिरकार, अगर कोई और इस पत्थर के बारे में नहीं जानता तो उसे खुद ही इसका परिचय देना होगा। इससे ऐसा लग सकता है कि वह दिखावा करने की कोशिश कर रहा था। एक सर्वोच्च अग्नि पत्थर क्या है? कोंग दाओ ने जल्दी से पूछा। ये कलाकृतियों को परिष्कृत करने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली एक पौराणिक सामग्री है। ये केवल तब बनता है जब कोई ग्रह मर जाता है। इसके मूल्य के बारे में? ऐसा एक टुकड़ा शायद आपके 10 फल खरीद सकता है।
झाओ यामिंग ने गहरी सांस ली और खुद को शांत करने की कोशिश की क्योंकि उसने समझाया। कोंग दाओ ने झाओ यामिंग की व्याख्या सुनते हुए गहरी सांस ली। हालांकि वह पूरी तरह से आश्वस्त नहीं था। वह अपने द्वारा अर्जित अन्य खजानों को बाहर निकालने ही वाला था कि वांग बाओले खांसने लगा और उसने एक और सर्वोच्च अग्नि पत्थर निकाला। यही उसका अंत नहीं था। उसने एक के बाद एक पत्थर निकाले। पहले तो कोंग दाओ हवा के घूंट भरता रहा। हालांकि जब वांग बाओले अपने 10वें पत्थर तक पहुंच गया तो कोंग दाओ ने पूरी तरह से सांस लेना बंद कर दिया। फिर वांग बाओले ने अपना स्टोरेज ब्रेसलेट खोला और सब कुछ बाहर उड़ेल दिया। सर्वोच्च अग्नि पत्थर एक छोटे से पहाड़ में ढेर हो गए। उस समय कोंग दाओ पूरी तरह से स्तब्ध रह गया। यहाँ तक कि झाओ यामिंग भी बहुत हैरान था। उसके होंठ खुले लेकिन कोई शब्द नहीं बोल पाया। मेरे पास आपको सब कुछ दिखाने के लिए पर्याप्त जगह नहीं है। वैसे भी मेरे स्टोरेज ब्रेसलेट में इन सर्वोच्च अग्नि पत्थरों के 7 से 8 और पहाड़ हैं। वांग बाओले ने इस सब के बारे में बेपरवाह होने का नाटक करते हुए अपने पेट को थपथपाया। उसने लापरवाही से अपना हाथ हिलाया और पत्थरों को जमा कर लिया। एक लंबे समय के बाद कोंग दाओ ने अपने हाथ में फल को देखा और चुपचाप उसे अपने स्टोरेज बैग में रख लिया। उसने आसमान की ओर देखा। फिर एक और लंबी चुप्पी के बाद उसने आह भरी। बाओले, अगर तुम ऐसा ही करते रहे तो तुम्हारे कोई दोस्त नहीं रहेंगे। वांग बाओले जोर से हंसने लगा। उसने कोंग दाओ के कंधे पर थपथपाया, फिर कई दर्जन सुप्रीम फायर स्टोन निकाले और उन्हें कोंग दाओ को सौंप दिया। कोंग दाओ एक पल के लिए हिचकिचाया। अपनी तेज सांसों के बीच उसने आखिरकार समझौता करने का फैसला किया। उसने जल्दी से पत्थर रख लिए और वांग बाओले को एक गर्म नज़र से देखा। वांग बाओले ने झाओ यामिंग को 100 से ज़्यादा पत्थर दिए। उसने उनसे कहा कि अगर भविष्य में उन्हें और पत्थरों की ज़रूरत पड़े तो वे उसके पास आएं। वांग बाओले की उदारता के सामने कोंग दाओ ने जल्दी से 2 क्लाउड ब्रू फ्रूट निकाले और एक एक वांग बाओले और झाओ यामिंग को भी दिए। झाओ यामिंग ने भी ऐसा ही किया और अपनी कमाई का एक हिस्सा भी बांट दिया। आदान प्रदान के बाद उनका उत्साह बढ़ गया। यहाँ तक कि आमतौर पर शांत और संयमित रहने वाली झाओ यामिंग भी अपने तेज दिल को नियंत्रित नहीं कर पा रही थी। वह कुछ कहने ही वाली थी कि तभी रोड ऑफ ब्रिलियंस और वर्शिप पैलेस पवेलियन हिलने लगे। उनके हिलने से जमीन हिलने लगी। दूसरे, तीसरे और छठे महलों के ऊपर तीव्र प्रकाश इकट्ठा हो गया। प्रकाश फूट पड़ा और आसमान की ओर दौड़ पड़ा। स्वर्ग में इकट्ठा होकर 3 जेड स्लिप्स में बदल गया। एक हरा था, एक लाल था और आखिरी बैंगनी। हरा बाहरी संप्रदाय का प्रतिनिधित्व करता था, लाल आंतरिक संप्रदाय का, जबकि बैंगनी दत्तक शिष्यों के लिए था। 3 जगमगाती जेड स्लिप्स तीनों की ओर दौड़ीं, जिन्होंने उन्हें पकड़ लिया। जैसे ही वे जेड स्लिप्स के संपर्क में आए, उन्हें अपने अंदर एक अजीब सी सनसनी महसूस हुई। कोंग दाओ ने प्राचीन हरे कांस्य तलवार पर एक बदलाव महसूस किया। ऐसा लग रहा था जैसे कि पिछली प्राचीन हरे कांस्य तलवार अनगिनत पतले धागों से भरी हुई थी। ये धागे एक मोटे द्रव्यमान की तरह एक साथ गुच्छे में बंधे हुए थे। हो सकता है कि उनकी कोई स्पष्ट उपस्थिति न हो या वे किसी की हरकतों को चुनौती न दें, लेकिन वे बंधन थे जो किसी को एक हद तक सीमित रखते थे। अब उसके हाथ में हरे रंग की जेड स्लिप के साथ ऐसा लग रहा था जैसे इन धागों को अलग करने वाली जगह चौड़ी हो गई हो। उसे अचानक राहत और भारहीनता का एहसास हुआ। कोंग दाओ की आंखें चमक उठीं। उसे तब अपने शिष्य का दर्जा पाने के महत्व का एहसास हुआ। झाओ यामिंग ने भी यही अनुभव किया, लेकिन अधिक तीव्रता से। ऐसा लग रहा था जैसे धागों के बीच की जगह उसके लिए और भी चौड़ी हो गई हो। थोड़ी सी मानसिक धक्का मुक्की से वह उन धागों से पूरी तरह से बच सकती थी। सरनी संरचनाओं की अपनी समझ के कारण वह जानती थी कि उस भावना का क्या मतलब है। वह प्राचीन हरे कांस्य तलवार पर बहुत सारे हैक से प्रतिरक्षित थी। तो ये लाभ है एक सच्चे शिष्य का दर्जा प्राप्त करने और दाव प्लेट पर अपना नाम सूचीबद्ध करने का। झाओ यामिंग की आंखों में खुशी चमक उठी। वह और कोंग दाओ दोनों वांग बाओले को घूर रहे थे। वांग बाओले के चेहरे पर एक अजीब सी नज़र थी। उसने अपना सिर उठाया और एक लंबे समय के बाद झाओ यामिंग और कोंग दाओ को घूरता रहा। ऐसा लग रहा था कि वह कुछ कहना चाहता था, लेकिन उसके पास शब्द नहीं थे। बाओले, आपको छठे महल में दत्तक शिष्य का दर्जा मिला है। इस समय आपको कैसा लग रहा है? कोंग दाओ ने उत्सुकता से पूछा। अच्छा, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे पूरी दुनिया मेरा स्वागत कर रही है। वांग बाओले ने सोचा, फिर अपने चेहरे पर एक अजीब सी नज़र के साथ जवाब दिया। उसने झूठ नहीं बोला था। जैसे ही वह जेड स्लिप के संपर्क में आया, उसने अपने आसपास की दुनिया से एक तीव्र स्वागत की अनुभूति महसूस की। ऐसा लगा जैसे दुनिया उसे बता रही थी कि इस दुनिया में कुछ ही जगहें हैं जहां वह प्रवेश नहीं कर सकता। उस विचार पर वांग बाओले ने अचानक एक कदम आगे बढ़ाया, उपासना महल मंडप की ओर नहीं बल्कि आग के सागर में। वह उपासना महल मंडप की सुरक्षा को छोड़कर आग के सागर की ओर लगातार चलता रहा। जैसे ही उसका पैर आग के सागर में कदम रखने वाला था, उसके पैर के नीचे पतली हवा से पत्थर का एक स्लैब दिखाई दिया। मुझे ऐसा ही लगता है।
वांग बाओले ने अपनी भौं उठाई। वह पत्थर पर खड़ा हो गया और अपने कंधों को सिकोड़ लिया, फिर कोंग दाओ की ओर मुड़ा, जिसका जबड़ा खुला हुआ था और आंखें बाहर निकली हुई थीं, और झाओ यामिंग, जिसकी आंखें इस दृश्य को देखकर चौड़ी हो गई थीं। इस तरह के आश्चर्य के भाव जल्द ही कई बार फिर से प्रकट हुए। ऐसा इसलिए था क्योंकि वांग बाओले ने सुझाव दिया था कि चूंकि वे सभी दाओ महल के सच्चे शिष्य बन गए थे, इसलिए उन्हें वापस लौटने की जल्दी नहीं करनी चाहिए। आखिरकार यह उनके लिए वाकई एक दुर्लभ अवसर था। क्यों न उन जादुई जगहों की खोज की जाए जो अभी तक दूसरों द्वारा नहीं खोजी गई हैं और खजाने की तलाश की जाए। दोनों सामग्रियों और पहचान टोकन का आदान प्रदान अधिक युद्ध क्रेडिट के लिए किया जा सकता है। हैरान झाओ यामिंग और कोंग दाओ ने एक अचंभे में उसकी योजना पर सहमति जताई। वे लगातार आश्चर्य और सदमे की राह पर वांग बाओले का अनुसरण करते रहे। वास्तविकता ये थी, पूजा महल मंडप छोड़ने के बाद ये तथ्य कि वे तलवार के शरीर में थे, इसका मतलब था कि वे खुद को बहुत बड़े खतरे में डाल चुके थे। जहां तक वे देख सकते थे वहां भूमि पर कई स्थानिक दरारें और कई जादुई मैदान बिखरे हुए थे। दो कारण थे कि इतने सारे जादुई मैदान उन साधकों द्वारा अछूते रह गए थे जिन्होंने अतीत में अपने शिष्य रैंक प्राप्त किए थे। पहला ये था कि उन साधकों को जो शिष्य रैंक मिली थी वह पर्याप्त नहीं थी। दूसरा ये था कि इस दुनिया की भूमि समय समय पर बदलती रहती थी। परिणामस्वरूप अन्य शिष्यों को इस क्षेत्र का पता लगाना चुनौतीपूर्ण लगता। वांग बाओले के लिए ऐसी कठिनाइयां अस्तित्वहीन थीं। उसने पहले तो सावधानी से कदम बढ़ाए, लेकिन ऐसा तभी हुआ जब वह एक दैत्य क्षेत्र के पास पहुंचा और उसके पास पहुंचते ही दैत्यों ने खुद को निष्क्रिय कर लिया। उसके सामने एक चमकता हुआ प्रवेश द्वार भी दिखाई दिया। सब कुछ बदल गया था। उसके सामने दैत्यों ने काम करना बंद कर दिया। यहाँ तक कि लगातार आने वाले बवंडर भी वांग बाओले के क्षेत्र में पहुंचते ही गायब हो जाते। ऐसा लग रहा था जैसे वे उसके संपर्क में आने से डर रहे थे। यह उस स्थानिक दरार की तुलना में छोटी बातें थीं जिसे कोंग दाओ ने वांग बाओले के बगल में अचानक प्रकट होते देखा था। यह एक खुला हुआ मुंह था जो वांग बाओले को पूरी तरह से निगलने वाला था। हालांकि इससे पहले कि वे छू पाते, ऐसा लगा जैसे किसी अजीब शक्ति ने अचानक स्थानिक दरार को जकड़ लिया हो। स्थानिक दरार ने अपना मुंह कसकर बंद कर लिया था। वांग बाओले के सुरक्षित रूप से उसके पास से गुजरने के दौरान ये संघर्ष कर रही थी। कोंग दाओ के अंदर एक अवर्णनीय भावना उभरी। यह अन्याय की एक निश्चित भावना थी जिसने उसे परेशान किया और उसे उसके और वांग बाओले के बीच मजबूत अंतर महसूस कराया। आग के समुद्र और अन्य अग्नि जानवरों के साथ भी ऐसा ही था। ऐसा लग रहा था जैसे पूरी जगह वांग बाओले का घर बन गई हो। कोंग दाओ को लग रहा था कि भले ही वांग बाओले अपनी आंखें बंद करके दक्षिण से उत्तर की ओर चले जाएं, लेकिन रास्ते में उसे कोई खतरा नहीं होगा। वे तीनों एक के बाद एक दैत्य क्षेत्र में घुस गए और अपनी खोज जारी रखी। जलती हुई रसायन विज्ञान की कड़ाही, जेड स्लिप्स के ढेर, पगोडा जहां गोलियां रखी जाती थीं, पिछले युद्ध के मैदान और अन्य क्षेत्रों ने उन तीनों के सामने अपने खजाने को प्रकट किया। ज्यादातर समय उन्हें केवल उन खजानों को उठाने की जरूरत थी। उन्होंने पहचान चिन्हों, जड़ी बूटियों का एक बढ़ता हुआ ढेर इकट्ठा किया जिसमें अभी भी जीवन शक्ति की एक किरण थी, और शोधन के लिए सामग्री। ये चीजें हर जगह थीं। कुछ अजीब और विचित्र खजाने भी थे, जैसे कि डायमेंशनल लॉक बीड्स, जो किसी स्थान को अस्थायी रूप से सील कर सकते थे और किसी को टेलीपोर्ट होने से रोक सकते थे। उन्हें उनमें से एक दर्जन मिले। जब वे खजाने की तलाश जारी रखते थे तो उन तीनों को ऐसा लगता था जैसे वे किसी सपने में फंस गए हों। सब कुछ इतना अवास्तविक लग रहा था। हालांकि ये वास्तविकता थी। उन्होंने दौड़ते हुए दिलों के साथ शुरुआत की थी, लेकिन इसके अंत में उनकी आंखें दुखने लगीं क्योंकि वे एक के बाद एक जगह खोज रहे थे और अधिक से अधिक खजाने इकट्ठा कर रहे थे। वे वापस लौटने के बारे में सब कुछ भूल गए थे। वे आखिरकार खुद को दुविधा में पाते हैं जब कोंग दाओ और झाओ यामिंग दोनों के भंडारण बैग भर गए थे। खजाने ने उन्हें घेर लिया, लेकिन उनके पास इसे अपने साथ वापस लाने का कोई रास्ता नहीं था। इन सभी की कीमत सैकड़ों हजारों, यहाँ तक कि लाखों युद्ध क्रेडिट होनी चाहिए। हमारे बीच सब कुछ बांटने के बाद ये कम से कम 100 से 200 हजार युद्ध क्रेडिट है। मैं अपने लिए 9वीं कक्षा का धार्मिक आयुध, शैडो वॉकर का लबादा, उन क्रेडिट के साथ खरीदने जा रहा हूँ। कोंग दाओ ने खुद से कहा। उसने खुद को एक जोरदार थप्पड़ मारा, ये सुनिश्चित करने के लिए कि वह सपना नहीं देख रहा है, फिर एक बेवकूफ़ की तरह बेकाबू होकर हंसने लगा। झाओ यामिंग के चेहरे पर भी घबराहट की झलक थी। उसने अपने स्टोरेज बैग को देखा, फिर वांग बाओले को देखा। उसकी उलझन दूर नहीं हुई, इसके बजाय यह और बढ़ गई। उनके खजाने की खोज में उन्हें ढेर सारी स्टोरेज कलाकृतियां मिलीं जिनमें अब और सामान नहीं रखा जा सकता था। उन्होंने कम मूल्य की वस्तुओं को तब तक फेंकना शुरू कर दिया था जब तक कि उनके पास अत्यधिक मूल्य की वस्तुएं नहीं रह गईं। तब उनके पास रुकने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। चलो जाने से पहले इस जगह से सब कुछ हटा दें, हम दूसरी यात्रा की तैयारी करेंगे। वांग बाओले की आंखों में एक पागल सी चमक थी। अपना मन बना लेने के बाद उसने अपने सामने अंतिम हैक्स वाले क्षेत्र को देखा, अपनी बात कही, फिर आगे बढ़ गया।
कोंग दाव ने उत्साह से उसका पीछा किया। झाओ यामिंग का दिल भी उसकी तरह ही तेजी से धड़क रहा था। हालांकि वह अपना संयम बनाए रखने में कामयाब रही। वह कुछ कदम आगे बढ़ी, फिर अचानक उस तांडव वाले क्षेत्र पर नजर पड़ी जिसकी ओर वे जा रहे थे। उसकी भौं थोड़ी सिकुड़ गई और उसने अचानक कहा, बाओले रुको। झाओ यामिंग के बोलते ही वांग बाओले अपनी जगह पर रुक गया। वह राहत जो उसे पूरे समय महसूस हो रही थी क्योंकि सब कुछ इतनी आसानी से हो गया था, उसी पल गायब हो गई। इसकी जगह सावधानी और गंभीरता ने ले ली। कोंग दाव ने भी अपनी मानसिक स्थिति को जल्दी से ठीक किया। उसने अपनी साधना को सक्रिय किया और सहज रूप से अपने आसपास के वातावरण को स्कैन किया। उन तीनों ने एक दूसरे को देखा, फिर मुड़कर आगे की ओर देखा, उस तांडव वाले क्षेत्र को देखते हुए जो उनका आखिरी तांडव था। यह क्षेत्र बाकी से अलग नहीं दिख रहा था। पहाड़ के खंडहरों के चारों ओर तांडव बिखरे हुए थे। जो अलग था वह पहाड़ के सामने दफन टीला था। दफन टीले के ऊपर कब्र के पत्थर का आधा टुकड़ा था। इसमें एक बड़ा हिस्सा गायब था और उस पर लिखे शब्द स्पष्ट नहीं थे। दफन टीले के किनारों पर दरारें थीं। सबसे छोटी दरारें उंगलियों की चौड़ाई की थीं और सबसे बड़ी इतनी चौड़ी कि एक पूर्ण विकसित आदमी उसमें से फिसल सकता था। दरारों से धीरे धीरे हरे धुंध की लहरें बाहर निकल रही थीं। वे दूर तक नहीं गईं। इसके बजाय उन्होंने दफन टीले को घेर लिया, दरारों में वापस जाने से पहले बाहर की ओर फैल गईं। ऐसा लग रहा था जैसे दरारें बड़े मुंह हों जो अंदर और बाहर सांस ले रहे हों। हेक्स वह नहीं थे जो वांग बाओले और झाओ यामिंग को खतरनाक वाइब्स दे रहे थे। ये दफन टीले से निकलने वाली हरी धुंध थी। इस जगह पर कुछ ठीक नहीं है। वांग बाओले ने अपनी आंखें सिकोड़ लीं। उसने कुछ कदम आगे बढ़ने की कोशिश की। हेक्स ने तुरंत काम करना बंद कर दिया और उसके सामने एक दरवाज़ा दिखाई दिया। वांग बाओले दरवाजे के बाहर खड़ा रहा और एक भी कदम आगे नहीं बढ़ा। ऐसा दूसरे हेक्स वाले इलाकों में भी हुआ था। हालांकि इस बार एक अजीब सी आभा थी जो दूसरे हेक्स वाले इलाकों में नहीं थी। ये वांग बाओले के आसपास की हवा में समा गई थी और वह इसे साफ साफ महसूस कर सकता था। धार्मिक शस्त्रों में उसकी दक्षता ने उसे बताया कि यह आभा एक दिव्य शस्त्र के समान थी। वांग बाओले की सांसें तेज हो गईं। उसने अचानक अपना दाहिना हाथ उठाया और 7वीं कक्षा की एक उड़ती हुई तलवार बाहर निकली और हरे रंग की धुंध से घिरे दफन टीले पर हमला किया। उड़ती हुई तलवार की गति दफन टीले के पास पहुंचते ही कम हो गई और धीरे धीरे हवा में रुक गई। यह उनकी आंखों के सामने ही बदलने लगी। ये तेजी से हरा हो गया। इस पर पेड़ के विकास के छल्ले जैसे पैटर्न दिखाई दिए। पूरी प्रक्रिया में 10 सांसों से भी कम समय लगा। जो शुरू में धातु से बनी एक उड़ती हुई तलवार थी, वह धड़ाम से जमीन पर गिर गई। उसी क्षण तलवार से वांग बाओले का संबंध टूट गया। ऐसा लगा जैसे उनके बीच का संबंध मिट गया हो। तलवार के भीतर का देवता भी गायब हो गया था। तलवार में भरी शक्ति गायब हो गई थी, मानो वह एक साधारण तलवार में बदल गई हो। सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि तलवार के जमीन पर गिरते ही उसने जो आवाज़ की, इसकी संरचना बदल गई है। कोंग दाव ने अपनी सांस अंदर खींची और अचानक कहा। झाओ यामिंग को भी एहसास हुआ कि क्या हुआ था। जमीन पर गिरते समय तलवार ने जो आवाज़ की थी वह धातु से बनी किसी चीज़ की नहीं, बल्कि लकड़ी से बनी किसी चीज़ की थी। वांग बाओले का चेहरा काला पड़ गया था। उसे यह बात दूसरों से भी ज्यादा साफ तौर पर महसूस हुई। उसे इस जगह के बारे में दूसरे विचार आ रहे थे, लेकिन उसे हार मानने में भी मुश्किल हो रही थी। शायद जमीन पर गिरती लकड़ी की तलवार की आवाज़ ने किसी को जगा दिया हो। दफन टीले से भारी सांसें उठने लगीं। फू फू फू। ये किसी आम इंसान की सांसों जैसी नहीं थी, बल्कि किसी जंगली जानवर की सांसों जैसी थी। तीनों के दिमाग में खतरे की एक तीव्र भावना तुरंत उभर आई। कोई हिचकिचाहट नहीं थी। वे तुरंत पीछे हट गए। पीछे हटते समय उनके सिर में अनगिनत चीखें गूंज रही थीं। ऐसा लग रहा था कि असंख्य लोगों की पागल और दर्दनाक चीखें हैं। वे बेहद वास्तविक लग रही थीं। ध्वनि के आघात की लहर ने तीनों को और पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। उनके होठों से खून बहने लगा और खास तौर पर वांग बाओले ने कम से कम 7 मुंह खून थूका। वे भागने की कोशिश कर रहे थे और कुछ दूर पीछे हटने के बाद ही अपनी सांस पकड़ पाए। जितनी ज्यादा साधना होगी उतना ही ज्यादा असर होगा। झाओ यामिंग ने अपने होठों से खून पोंछा। उसने अपने डर से उबरते हुए दूर के दफन टीले को देखा, फिर पीले चेहरे वाले वांग बाओले की ओर मुड़ी। भयानक सांस जो एक ही समय में मानवीय और अमानवीय लगती है, और एक आभा जो दिव्य आयुध की आभा से मिलती जुलती है। यह मकबरा काफी दिलचस्प है। वांग बाओले ने अपनी आंखें सिकोड़ लीं। उसने उस चमकीले दरवाजे को देखा जिसे हेक्स ने बनाया था और जो अब उनके तेजी से चले जाने के साथ गायब हो गया था, साथ ही मकबरे को भी, जो सामान्य स्थिति में वापस आ गया था। एक लंबी चुप्पी के बाद उसने गहरी सांस ली। इस मकबरे के बारे में कुछ बहुत ही अजीब है। हमारे लिए अपनी वर्तमान साधना के स्तर के साथ इसके रहस्यों को उजागर करना एक चुनौती होगी। शायद जब हम आत्मा नाली क्षेत्र में पहुंचेंगे तो हम इसमें अपना हाथ आजमा पाएंगे। झाओ यामिंग ने हेक्स के पीछे मकबरे को देखा।
उसने मकबरे से सांस लेने और उस पर पड़ने वाले भयानक प्रभाव को याद किया और फिर गंभीरता से बोली। कोंग दाओ भी इसी तरह डरी हुई थी। उन तीनों ने एक दूसरे को देखा और हार मानने का फैसला किया। वे मंडप से वापस टेलीपोर्ट करने के इरादे से उपासना महल मंडप की ओर दौड़े। कुछ विशेष कारणों से वे सीधे विशाल विस्तार दाव महल में टेलीपोर्ट नहीं कर सके। टेलीपोर्टेशन उन्हें केवल तलवार के शरीर की सीमाओं तक भेजेगा, फिर उन्हें सीमाओं से गुजरना होगा और तलवार के हैंडल के क्षेत्र में प्रवेश करना होगा। फिर भी इससे उनका बहुत समय बच जाएगा। वे वापस उपासना महल मंडप की ओर यात्रा करते हुए चुप थे। कब्र और उनके साथ जो कुछ हुआ था उसके बारे में विचार उनके दिमाग में भर गए। वांग बाओले को लगा कि शायद वह कुछ भूल गया है। उन्हें यकीन नहीं था कि यह क्या था जब तक कि वे उपासना महल मंडप में प्रवेश नहीं कर गए, टेलीपोर्टेशन मंत्र को सक्रिय करने का फैसला नहीं किया और झाओ यामिंग अचानक बोल पड़े। मकबरे के पीछे के रहस्यों को उजागर करने का एक और तरीका हो सकता है, लकड़ी से जुड़ा कुछ। अगर हम खुद को लकड़ी पर आधारित कल्टीवेटर पा सकें तो हम हरे धुंध से लड़ने और दफन टीले में प्रवेश करने में सक्षम हो सकते हैं, लेकिन ऐसे कल्टीवेटर बेहद दुर्लभ हैं। इसमें जोखिम का तत्व भी शामिल है। सफलता की किसी भी संभावना के लिए कल्टीवेटर को पूरी तरह से शुद्ध लकड़ी से बनाया जाना चाहिए, झाओ यामिंग ने कहा, फिर आह भरी। मंडप में पहुंचने के बाद उसे यह विचार आया था, शुद्ध लकड़ी। झाओ यामिंग ने जो कहा था उसे सुनकर वांग बाओले ने अचानक अपना सिर उठाया। उसका दिमाग साफ हो गया। ये तूफानी बादलों के अचानक छंटने जैसा था। उसके विचार उसके लिए स्पष्ट हो गए और उसे एहसास हुआ कि वह पहले क्या चूक गया था। उसकी आंखों में एक अजीब सी रोशनी चमक उठी। ठीक है, यही वह है जिसे मैंने अनदेखा कर दिया था। एक शुद्ध लकड़ी आधारित कल्टीवेटर। वांग बाओले ने अपनी आंखें सिकोड़ लीं। जैसे ही वह गहरे विचारों में डूबा रहा, उनके चारों ओर टेलीपोर्टेशन मंत्र जीवंत हो उठा। वे धीरे धीरे उपासना महल मंडप के अंदर से गायब हो गए। उनके जाने के बाद मंत्र की चमक फीकी पड़ गई और सब कुछ सामान्य हो गया। दफन टीले को छोड़कर कुछ भी नहीं बदला था, जहां से हरे धुंध के उठने और गिरने के बीच कभी कभी सांस लेने की आवाजें सुनी जा सकती थीं। तलवार के शरीर की सीमा से लगे क्षेत्र में, तलवार के हैंडल के क्षेत्र से थोड़ी दूरी पर, टेलीपोर्टेशन मंत्र की ऊर्जा तरंगें हवा में लहराईं और उसके बाद वांग बाओले और उसके दोस्तों की उपस्थिति हुई। उन्होंने अपना स्थान सत्यापित किया और तुरंत भागना शुरू कर दिया। उन्हें तलवार के शरीर के क्षेत्र को छोड़ने और तलवार के हैंडल के क्षेत्र से परे आग के समुद्र में कदम रखने में ज्यादा समय नहीं लगा। उनके चेहरों पर स्पष्ट रूप से झुलसाने वाली गर्मी थी। हालांकि तलवार के शरीर और तलवार के हैंडल में तापमान के अंतर के कारण गर्म हवाएं ठंडी लग रही थीं। वांग बाओले ने एक गहरी सांस ली और अपने स्टोरेज ब्रेसलेट को थपथपाया। इसमें न केवल बड़ी मात्रा में सामग्री थी, बल्कि एक बैंगनी पहचान चिन्ह भी था। ये पूरी यात्रा के दौरान उनकी सबसे अमूल्य उपलब्धि थी। एक दत्तक शिष्य। वांग बाओले की आंखों में प्रत्याशा चमक रही थी। उसने झाओ यामिंग और कोंग दाओ को देखा और वे समान विचार साझा करते दिखे। चाहे वह आंतरिक संप्रदाय का शिष्य हो या बाहरी संप्रदाय का शिष्य, दोनों को वर्तमान विशाल विस्तार दाव महल में सर्वश्रेष्ठ माना जाता था। उन सभी को विशाल विस्तार दाव महल द्वारा बहुत महत्व दिया जाता था। उनके लौटने पर उनकी स्थिति में भारी परिवर्तन की कल्पना की जा सकती है। चलो वापस चलते हैं। अगली बार चलो युफान को भी हमारे साथ शामिल करते हैं। हम कुछ और स्टोरेज बैग ले सकते हैं और फिर से खोजबीन कर सकते हैं। वांग बाओले ने दफन टीले के अंदर क्या है इसके लिए अपने लालच को दूर किया और कहा। बोलते समय उसका उत्साह बढ़ गया। कोंग दाओ भी दफन टीले के बारे में अपनी दबी हुई भावनाओं से खुद को मुक्त कर चुका था। उसने अपनी लूट और अपने आगे के उज्ज्वल भविष्य के बारे में सोचा और उत्साह से भर गया। झाओ यामिंग ने हल्के से मुस्कुराया। उसने हवा से उड़े बालों के एक ताले को अपने कान के पीछे धकेला। उसकी आंखें साफ थीं और भविष्य के लिए आशा से भरी हुई थीं। वे तीनों इंद्रधनुष में बदल गए, आसमान को पार करते हुए विशाल विस्तार दाव महल की दिशा में बढ़ गए। उनकी यात्रा की दूरी के कारण कई बार टेलीपोर्टेशन की आवश्यकता थी। उन्हें वापस यात्रा करने के लिए 2 सप्ताह की आवश्यकता थी। हालांकि वे जल्दी में नहीं थे। वे यात्रा के दौरान हंसे और बातें कीं। यह आरामदायक था। उन्होंने कुछ बार टेलीपोर्ट किया और विशाल विस्तार दाव महल से 3 दिन दूर थे जब कुछ अप्रत्याशित तरीके से उन पर आ गिरा। उन्हें कोई खतरा नहीं मिला था। इसके बजाय वांग बाओले ने अपने सिर के अंदर पीड़ा और भय की चीखें सुनी। चीखें किसी इंसान की नहीं, बल्कि गधे की थीं। बेटा, 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 बेटा। गधे के पास वॉयस ट्रांसमिशन रिंग नहीं थी। हालांकि वांग बाओले के साथ उसका एक निश्चित संबंध था। अगर दोनों के बीच की दूरी बहुत ज्यादा होती तो वांग बाओले गधे को ठीक से नहीं पहचान पाते, लेकिन थोड़ी दूरी पर उन्हें जोड़ने वाला संबंध स्पष्ट और मजबूत था। इस समय गधा मदद के लिए पुकारने के लिए वांग बाओले के साथ अपने मानसिक संबंध पर निर्भर था। कोई और उसकी चीख नहीं सुन सकता था। अगर वे सुन भी लेते तो भी वे समझ नहीं पाते कि गधा क्या कहना चाह रहा था।
वे सिर्फ उसकी आवाज़ में अत्यधिक चिंता और डर को ही समझ पाते। हालांकि वांग बाओले गधे से बहुत परिचित थे। जब उन्होंने उसकी चीखें सुनी तो उन्हें तुरंत पता चल गया कि वह क्या कहना चाह रहा था। चीखों की श्रृंखला को एक ही शब्द में अनुवादित किया जा सकता था, मदद करो। वांग बाओले के कदम थमसे गए, उनकी सांसें तेज हो गईं और उनके चेहरे पर भाव काले पड़ गए। वह ये पता लगाने ही वाले थे कि गधे के साथ क्या हो रहा है, तभी अचानक उनके और गधे के बीच का संबंध टूट गया। ऐसा लग रहा था कि उसके और गधे के बीच कोई शक्ति खड़ी है जो उनके संबंध को बाधित कर रही है। वांग बाओले मन ही मन कांप उठा, उसके अंदर चिंता की भावना जाग उठी। वह गधे के साथ कठोर व्यवहार कर सकता था, नियमित दंड और पिटाई कर सकता था, लेकिन वह उसे अपना बेटा मानता था। वह अकेला था जो उसे हरा सकता था। वह किसी और को उसे परेशान नहीं करने देगा। गधे की मदद के लिए पुकार दुखद लग रही थी। ये वांग बाओले के दिल पर हल्का झटका जैसा था। चेहरा गंभीर, उसने गति बढ़ाई और आगे की ओर दौड़ा। भले ही उनका संबंध टूट गया था, वांग बाओले ने गधे के स्थान को पहले से महसूस किए गए संकेतों के आधार पर निर्धारित करने में सक्षम था। यह विशाल विस्तार दाव पैलेस में था। क्या हुआ? वांग बाओले अपनी आंखों में बर्फीली चमक को मुश्किल से छिपा पा रहा था। जैसे ही वह आगे बढ़ा, झाओ यामिंग और कोंग दाओ, जो इस बात से अनजान थे कि क्या हुआ था, वांग बाओले से निकलने वाली बर्फीली आभा को महसूस कर रहे थे। वे कांप उठे और उनकी गति भी बढ़ गई। बाओले, क्या हुआ? कुछ पलों के बाद झाओ यामिंग खुद को रोक नहीं पाए और उन्होंने पूछा। स्क्रैम ने अभी मदद के लिए पुकारा है। वांग बाओले ने अपने मुंह से शब्द जबरन निकाले। झाओ यामिंग और कोंग दाओ गधे का नाम जानते थे। जब उन्होंने सुना कि क्या हुआ था तो उनके चेहरे पर सदमा छा गया। वांग बाओले ने अपनी आवाज़ संचारण रिंग निकाली और तुरंत गैलेक्टिक डस्क संप्रदाय के भगवान जू से संपर्क किया, जो उस समय विशाल विस्तार दाव महल में थे। संप्रदाय के भगवान जू को इस बारे में कुछ भी नहीं पता था। जब उन्हें आवाज़ संचारण मिला तो वे आश्चर्यचकित रह गए थे। उन्होंने वांग बाओले से कहा कि वे घबराएं नहीं और वे पता लगाने जा रहे हैं कि क्या हो रहा है। वांग बाओले ने अपनी गति बनाए रखी और विशाल विस्तार दाव महल की ओर दौड़े, दूसरों को आवाज़ संचारण भेजा और पूछताछ की। सभी को रिपोर्ट करने में ज़्यादा समय नहीं लगा और उन्हें आखिरकार गधे की परेशानी का कारण पता चल गया। गधे ने नेसेंट सोलरियल मेल्डर के कीमियागार के बर्तन का एक बड़ा हिस्सा खा लिया था। एल्डर का नाम सन है था और वह मी लीजी के गुट से था। कीमियागार के बर्तन को कई दुर्लभ और अमूल्य सामग्रियों से बनाया गया था। गधे के एक बार के काटने से ये लगभग नष्ट हो गया था। सन हाई ने गधे की करतूत का पता लगा लिया था और उसे अपने क्रोध में पकड़ लिया था। वह उसे मारना चाहता था। बाओले, मैंने उसके संबंधों का नक्शा बना लिया है। ये काम नहीं आएगा। सन हाई ने कहा कि वह किसी की नहीं सुनेगा। वह गधे का इस्तेमाल खून के मांस की गोली को परिष्कृत करने के लिए करने की योजना बना रहा है। वांग बाओले का सिर धड़कने लगा जब उसने ये सुना। वह गधे को जानता था। ये कुछ ऐसा था जो वह कर सकता था। उसके लालच ने उसे मुसीबत में डाल दिया था, लेकिन यह अभी भी उसका बेटा था। सब कुछ सुनने के बाद वह मुड़ा और झाओ यामिंग और कोंग दाओ की ओर देखा। मुझे जाना है, ये कहते हुए उसने अचानक गति का विस्फोट किया, अपनी पूरी गति को छोड़ दिया, जो लगभग टेलीपोर्टेशन के बराबर थी। वह एक इंद्रधनुष में बदल गया और आसमान में दौड़ पड़ा। गति के विस्फोट ने उसकी यात्रा को आवश्यक समय के 1/3 तक कम कर दिया। वह एक दिन के भीतर विशाल विस्तार दाव महल तक पहुंचने में सक्षम होगा। सेक्ट लॉर्ड जू, चाहे आप कुछ भी करें, कृपया मुझे इस कार्यक्रम को एक और दिन के लिए टालने में मदद करें। बाओले, मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगा, लेकिन जल्दबाजी में काम मत करो। मेरा मानना है कि मुआवजा देने से यह मामला सुलझ जाएगा। इसके अलावा तुम अभी अभी उपासना महल मंडप से लौटे हो। तुम्हारी स्थिति संवेदनशील प्रकृति की है। हम इस संभावना को खत्म नहीं कर सकते कि वे जानबूझकर ऐसा कर रहे हैं। सावधान रहो। वांग बाओले ने अपनी आंखें सिकोड़ लीं और उसकी आंखों में एक बर्फीली चमक उठी। जैसे ही वह आगे बढ़ा, उसने इस मामले के पीछे छिपे किसी गुप्त मकसद की संभावना पर विचार किया। अधिक सावधान रहने में कोई नुकसान नहीं है। अगर यह ऐसा कुछ है जिसे मुआवजे से सुलझाया जा सकता है, तो मुझे कुछ युद्ध क्रेडिट खोने से कोई आपत्ति नहीं है। वांग बाओले की सबसे हालिया यात्रा से उसे संभवतः कुछ 100,000 युद्ध क्रेडिट मिलेंगे। उसे मुआवजा देने की कोई परवाह नहीं थी। अगर यह एक साजिश साबित होती है तो वे मुझे इसके लिए दोषी नहीं ठहरा सकते। वांग बाओले की आंखों में एक बर्फीली चमक उठी। उसने अपनी आवाज़ संचारण रिंग चालू की और जी हयांग से संपर्क किया। इस बार उसने गधे ने क्या किया है इसके बारे में नहीं पूछा, बल्कि एल्डर सनहे को हुए नुकसान के बारे में पूछा। जी हयांग ने अपने संपर्कों का इस्तेमाल किया और नुकसान के बारे में सारी जानकारी बहुत जल्दी पता लगाने में सक्षम था। कीमिया की कड़ाही बिल्कुल भी सस्ती नहीं है बाओले। ये 50,000 युद्ध क्रेडिट के बराबर है। जी हयांग को स्पष्ट रूप से पता नहीं था कि वांग बाओले कितने अमीर हैं।
जब उसने राशि का उल्लेख किया तो उसने आह भरी। 50,000 क्रेडिट। वांग बाओले ने सिर हिलाया, धन्यवाद दिया और आवाज संचारण समाप्त कर दिया। 50,000 युद्ध क्रेडिट उसके लिए कोई छोटी राशि नहीं हो सकती थी, लेकिन यह इतनी बड़ी राशि भी नहीं थी। मानसिक रूप से तैयार, वांग बाओले ने अपनी गति बढ़ा दी और आकाश में तेजी से आगे बढ़ गया। उसने आखिरकार अगले दिन की सुबह में दूर से विशाल विस्तार दाओ महल को देखा। उसने जी हयांग और संप्रदाय के स्वामी जू के साथ कई बार आवाज़ों का आदान प्रदान किया और गधे की सुरक्षा का आश्वासन प्राप्त किया। सब कुछ उसके बढ़ते संदेह में योगदान देता था कि पूरा मामला उसे निशाना बनाने के लिए एक साजिश थी। दिलचस्प है, वांग बाओले के चेहरे से एक हिंसक आभा निकल रही थी, लेकिन जल्दी ही छिप गई। जब वह आसमान में दौड़ता हुआ विशाल विस्तार दाओ महल के पास पहुंचा तो उसका चेहरा भावहीन था। उसके पास पहुंचने पर सबसे पहले उसने संप्रदाय के स्वामी जू को देखा, जो पहले ही आ चुका था और उसका इंतजार कर रहा था। मेरे पीछे आओ, संप्रदाय के स्वामी जू ने वांग बाओले को देखते ही तुरंत कहा। वह आगे चला गया। वांग बाओले ने सिर हिलाया और चुपचाप संप्रदाय के स्वामी जू का पीछा किया, क्योंकि वे कुछ ही दूरी पर एक बाहरी द्वीप की ओर दौड़े। विशाल विस्तार दाओ महल में हर नवजात आत्मा क्षेत्र साधक का अपना द्वीप था। उनके द्वीप आमतौर पर बड़े होते थे और उनमें मजबूत आत्मा क्यूई होती थी। ये द्वीप उनकी निजी संपत्ति थे। उनके कई शिष्य और अनुयायी इन द्वीपों पर रहते थे। ये सनहाई के द्वीप के बारे में सच था। ये नवजात आत्मा क्षेत्र साधक के स्वामित्व वाले बेहतर द्वीपों में से एक नहीं हो सकता है, लेकिन यह अभी भी वांग बाओले के ग्रीन फायर आइलैंड से बेहतर था। ये स्थान आत्मा क्यूई और कीमत के मामले में बहुत ऊपर था। ये सनहाई का पवित्र वायु द्वीप है। बाओले, मेरी बात सुनो, जल्दबाजी में काम मत करो, योजना का पालन करो। अगर हम युद्ध क्रेडिट के साथ इसे हल कर सकते हैं तो ये सबसे अच्छा है। मैं खुद कुछ क्रेडिट इकट्ठा करने में कामयाब रहा। ये पर्याप्त होना चाहिए। जैसे ही वे द्वीप के पास पहुंचे, संप्रदाय के भगवान जू ने वांग बाओले को फिर से याद दिलाया। उसकी आंखों में गहरी चिंता छिपी थी। वे सनहाई के द्वीप से काले धुएं के निशान उठते हुए देख सकते थे। द्वीप के बीच में सार्वजनिक चौक से तेज धमाके हुए और हवा में गूंज उठे। अगर यह अंत होता तो ठीक होता। जैसे ही वे पास आए, वांग बाओले को उसी जगह से हल्की चीखें आती सुनाई दी जहां से काला धुआं उठ रहा था। चीखें उसके गधे की थीं। उसकी आंखें ठंडी हो गईं। अचानक तेजी से आगे बढ़ते हुए वह आगे बढ़ गया। संप्रदाय के स्वामी जू ने आह भरी और पीछे पीछे चले गए। वे दोनों पवित्र वायु द्वीप में प्रवेश कर गए। जैसे ही वे पास पहुंचे, द्वीप हिल गया। द्वीप के चारों ओर प्रकाश की एक दीवार दिखाई दी, जिसने एक सरनी संरचना बनाई जिसने बाहरी लोगों को अंदर कदम रखने से रोक दिया। हालांकि जैसे ही सरनी संरचना वांग बाओले के संपर्क में आई, वांग बाओले ने अपनी साधना शुरू की और एक हिंसक कदम आगे बढ़ाया। एक जोरदार धमाका हुआ। उसने सरनी संरचना में अपना रास्ता बना लिया था। जबरन प्रवेश ने सरनी संरचना को विकृत कर दिया। कई चमकदार रोशनी दिखाई दी और उन्हें घेर लिया। इसने द्वीप पर हर साधक का ध्यान भी खींचा। उन्होंने अपना सिर आसमान की ओर उठाया और देखा कि वांग बाओले सार्वजनिक चौक के ऊपर हवा में मंडरा रहा है। उसने अपना सिर नीचे किया। सार्वजनिक चौक के बीच में सैकड़ों फीट ऊंची एक किमियागर कड़ाही थी। दर्जनों कोर फॉर्मेशन क्षेत्र के साधक कड़ाही के चारों ओर बैठे थे। वे अपनी साधना का उपयोग करके कड़ाही के लिए लपटें बुला रहे थे। लपटें किमियागर कड़ाही को गर्म कर रही थीं, जबकि गधे की धीमी चीखें कड़ाही के अंदर से निकल रही थीं। वे स्पष्ट रूप से गधे का उपयोग शोधन के लिए करने की कोशिश कर रहे थे। कोर फॉर्मेशन क्षेत्र के साधकों के सामने एक बुजुर्ग खड़ा था। उसके पास एक अलौकिक हवा थी, उसकी आंखों को छोड़कर, जो अंदर धंसी हुई थीं, और उनका रंग असाधारण था। वे लाल चमक रही थीं। वांग बाओले के आते ही बुजुर्ग ने अपना सिर उठाया और वांग बाओले को ठंडी निगाहों से देखा। जब वांग बाओले ने देखा कि उसके गधे का शोधन किया जा रहा है, तो उसके अंदर क्रोध उमड़ पड़ा। उसने देखा कि शोधन पूरा होने में बहुत समय लगेगा। जब तक मदद समय पर आती, गधे को बस थोड़ा दर्द होता, कोई स्थायी नुकसान नहीं होता। इसलिए उसने अपना गुस्सा दबाया और बड़े की आंखों में देखा। वांग बाओले ने बड़े सन को बधाई दी। यह विनम्र बूढ़ा आदमी शायद ही संघ के सम्मानित निजी शिष्य का अभिवादन स्वीकार कर सकता है। सन्हे ने अपने चेहरे पर एक सती मुस्कान और एक अत्यंत शत्रुतापूर्ण स्वर के साथ शांत भाव से कहा। वांग बाओले ने थोड़ा भौहें सिकोड़ी। वह लगभग अपना आपा खो बैठा। तभी संप्रदाय के स्वामी जू ने उसके बगल में मुस्कुराते हुए वांग बाओले को सुनहे के सामने उतारा। संप्रदाय के स्वामी ने अभिवादन में अपनी मुट्ठियां बांध लीं। उसने अपनी मित्रता से तनाव कम करने की कोशिश की। बड़े सन, ये सब एक भयानक गलतफहमी थी। हम अपनी ईमानदारी के प्रतीक लेकर आए हैं। सन्हे ने संप्रदाय के स्वामी जू से मिलने वाले मासिक उपहारों को याद किया और थोड़ा कम शत्रुतापूर्ण दिखाई दिया। उसने तिरस्कार के साथ वांग बाओले की तरफ देखा। उसने मुकदमे के दौरान वांग बाओले की लड़ाई देखी थी और जानता था कि वह कितना शक्तिशाली है, लेकिन उसे पूरा भरोसा था कि वह वांग बाओले को हरा सकता है।
इसलिए वह इस बात से परेशान नहीं था कि वांग बाओले अभी अभी उपासना महल मंडप से लौटा था। यह विशाल विस्तार दाव महल था, संग नहीं। सन हाई ने नाक सिकुड़ी और पूछा, ईमानदारी के प्रतीक? वांग बाओले काफी गुस्सैल स्वभाव का था, लेकिन उसे ये भी सोचना था कि संप्रदाय के स्वामी जू का ये कहना सही हो सकता है कि यहाँ कुछ गड़बड़ चल रही है। संप्रदाय के स्वामी मदद करने की पूरी कोशिश कर रहे थे। वांग बाओले के लिए उसके प्रयासों को हाईजैक करना उचित नहीं होगा। उसने एक गहरी सांस ली, अपनी झुंझलाहट को दबाया, सन हाई को घूरा और धीरे से कहा, मैं आपके नुकसान के मुआवजे के रूप में 60,000 युद्ध क्रेडिट देने को तैयार हूँ। पहले 50,000 कीमिया के बर्तन को हुए नुकसान के लिए हैं और बाकी 10,000 की असुविधा के लिए। 60,000। हालांकि सन हाई एक नवजात आत्मा क्षेत्र साधक था, लेकिन वह इस आंकड़े से हिल गया था। 60,000 दाव महल में किसी के लिए भी कोई मामूली रकम नहीं थी। हालांकि ऐसे समय भी थे जब किसी के बुरे चरित्र ने मामलों को संभालने के उनके दृष्टिकोण को निर्धारित किया था। जब ऐसे व्यक्ति का सामना होता है तो जितना अधिक आप समझौता करते हैं और कमजोरी दिखाते हैं, उतनी ही अधिक संभावना है कि आप कोई समाधान प्राप्त न कर पाएं और इसके बजाय आपको अधिक बदमाशी का सामना करना पड़े। सन हाई ऐसे ही लोगों में से एक था। उसका संकल्प डगमगा गया था, जिससे लालच उसके विचारों पर हावी हो गया था। संप्रदाय के भगवान जू ने इस मामले के बारे में बहुत सोचा था। कोई गुप्त उद्देश्य या योजना नहीं थी, ये पूरी तरह से एक संयोग था। हालांकि सन हाई ने अपने विरोधियों में कमजोरी देखी। उसने अपनी आंखें सिकुड़ी, एक पल के लिए वांग बाओले का अध्ययन किया, फिर हंसा। 50,000 युद्ध क्रेडिट का भुगतान किया जाना चाहिए, बेशक, लेकिन ये दुष्ट जानवर बहुत बेशर्म था। मुझे इसे सबक सिखाना है और यह सुनिश्चित करना है कि यह जानता हो कि विशाल विस्तार दाव महल उसके लिए जंगली होने की जगह नहीं है। सन हाई ने बार बार जानवरों के बारे में बात की, ऐसा लगता है कि वह गधे का जिक्र कर रहा था। ये स्पष्ट था कि वह वांग बाओले का जिक्र कर रहा था। वांग बाओले मुश्किल से अपने गुस्से पर काबू रख पा रहा था। उसकी आंखों में ठंडी रोशनी चमकने लगी। उसने सन हाई को घूरा और धीरे से पूछा, ओह, तुम क्या करने की योजना बना रहे हो? उसके बगल में संप्रदाय के भगवान जू के माथे पर भी झुर्रियां पड़ने लगीं। जिस तरह से उसने देखा, उससे लग रहा था कि सन हाई या तो किसी से निर्देश प्राप्त कर रहा था या वह वास्तव में एक मूर्ख व्यक्ति था। मैं इस जानवर को खून की गोली में बदलने जा रहा हूं। अगर तुम्हें गोली चाहिए तो मैं इसे तुम्हें 50,000 बैटल क्रेडिट पर बेचने पर विचार कर सकता हूं। सन हाई ने अपनी आंखें सिकोड़ लीं क्योंकि वह उनमें लालच को छिपाने की कोशिश कर रहा था। वांग बाओले शायद अगली बार आकृति को ऊपर उठाएगा और वह अपनी जगह पर कायम रहेगा। शायद संप्रदाय के स्वामी जू उन दोनों से बात करेंगे और वे अंततः 1,50,000 क्रेडिट के साथ मामले को निपटाने के लिए सहमत होंगे। सन हाई ने अपने दिमाग में सब कुछ योजनाबद्ध तरीके से रखा था। हालांकि वास्तविकता उसी तरह सामने नहीं आई। सन हाई ने जो कहा उसे सुनकर वांग बाओले हंस पड़े। ये हंसी गर्मजोशी से रहित थी, चरम सीमा तक ठंडी। वांग बाओले ने संप्रदाय के स्वामी जू को देखा। बाद वाले के चेहरे पर एक उदास भाव था। साथ ही दाववादी जू, मैंने इसे आपके तरीके से आजमाया है, लेकिन ये काम नहीं किया। चूंकि यह मामला है, मेरे पास इसे अपने तरीके से करने के अलावा कोई विकल्प नहीं है, वांग बाओले ने कहा। उनकी साधना अचानक भड़क उठी। आसमान में बादल छा गए, अचानक भयंकर हवाएं चलने लगीं और एक भयानक आभा आसमान की ओर उठी। वांग बाओले ने एक और शब्द नहीं बोला। जैसे ही उनकी आभा भड़की, उन्होंने एहतियात के तौर पर अपने अवतार को अपने मूल स्थान पर छोड़ दिया, फिर चौंक गए सन हाई की ओर बढ़े। सन हाई को उम्मीद नहीं थी कि वांग बाओले उस पर हमला करने की हिम्मत करेगा। वह एक नवजात आत्मा क्षेत्र साधक था। भले ही वांग बाओले ने अपने परीक्षण के दौरान ऐसी शक्ति का प्रदर्शन किया हो जो नवजात आत्मा क्षेत्र में किसी को टक्कर दे सकती है, एक कोर फॉर्मेशन क्षेत्र साधक अभी भी एक कोर फॉर्मेशन क्षेत्र साधक था। चाहे वह साधना में कितना भी आगे बढ़ गया हो, वह सन हाई के बराबर नहीं हो सकता जब तक कि वह नवजात आत्मा क्षेत्र में नहीं था। वांग बाओले, तुम भाग्य को ललचा रहे हो। सन हाई ने गुस्से से हंसा। उसने अपने दाहिने हाथ से हाथ की मुहरों की एक श्रृंखला बनाई और फिर उसे आगे फेंक दिया। एक काला ऑक्टोपस दिखाई दिया। इसने वांग बाओले के चेहरे पर काली धुंध का एक बादल उगल दिया और इसके तंबू वांग बाओले की ओर निकल पड़े। यह कोई साधारण ऑक्टोपस नहीं था। यह एक भ्रम हो सकता है, लेकिन इससे निकलने वाली शक्ति एक नवजात आत्मा क्षेत्र साधक से टक्कर ले सकती थी। भले ही यह एक सच्चे नवजात आत्मा क्षेत्र साधक का मुकाबला न कर पाए, फिर भी यह एक सामान्य सिद्ध कोर फॉर्मेशन क्षेत्र साधक से बेहतर था। यदि इसका प्रतिद्वंद्वी कोई अन्य साधारण कोर फॉर्मेशन क्षेत्र साधक होता तो यह एक ही हमला लड़ाई को समाप्त कर देता। इसके अलावा सन हाई की साधना की शक्ति आसपास के स्थान को विकृत कर रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई रहस्यमयी शक्ति उतर आई हो। जिस किसी की साधना सन हाई जितनी शक्तिशाली नहीं थी, वह उसकी साधना के भार से कांप उठेगा। पलक झपकते ही सब कुछ हो गया। वांग बाओले के पास आते ही हमला शुरू हो गया।
सन हाई के हमले का यही अंत नहीं था। उसका हर इरादा वांग बाओले को ये बताना था कि नवजात आत्मा क्षेत्र साधक पर हमला करने की असहनीय कीमत क्या होगी। अपनी साधना को नष्ट करना ही पर्याप्त सजा है। सन हाई की आंखों में एक जानलेवा चमक चमक उठी। उसकी साधना में हलचल शुरू हो गई और नवजात आत्मा क्षेत्र में किसी की साधना में विस्फोट होने लगा। उसके हाथ एक साथ मिलकर हाथ की मुहरों की एक श्रृंखला बनाते हैं, फिर अलग हो जाते हैं और उसके चारों ओर फैल जाते हैं। हवा से विशाल मात्रा में समुद्री जल प्रकट होता है और उन्हें घेर लेता है। वे आकाश और भूमि को ढक लेते हैं, विशाल लहरें बनाते हैं जो वांग बाओले की ओर बढ़ती हैं, उसे नीचे खींचने की धमकी देती हैं। एकमात्र कोर फॉर्मेशन क्षेत्र साधक। ये देखा, ये नवजात आत्मा क्षेत्र में किसी की शक्ति है। सन है की आवाज़ गूंज उठी। इसने खालीपन को भर दिया। ऐसा लग रहा था जैसे सन है एक देवता बन गया हो। वह एक उग्र महासागर में बदल गया था और वांग बाओले को कुचलने वाला था। उनके आसपास के कोर फॉर्मेशन क्षेत्र साधक उत्साह से देख रहे थे। वे अपने सामने के दृश्य को बिना पलक झपकाए देख रहे थे। उनमें से अधिकांश की आंखों में पछतावा चमक रहा था। ये स्पष्ट था कि उनके लिए वांग बाओले एक मृत व्यक्ति था। संप्रदाय के स्वामी जू उन्मत्त थे। वह मदद करना चाहता था, लेकिन नवजात आत्मा क्षेत्र की साधना की शक्ति ने उसकी अपनी साधना को धीमा कर दिया। उसकी मदद देर से पहुंचती। ऐसा लग रहा था मानो सन हाई को कोई नहीं रोक सकता। तभी सन हाई के चेहरे पर आश्चर्य की लहर दौड़ गई। ऑक्टोपस और क्रोध के सागर में फंसे वांग बाओले ने एक अविश्वसनीय आभा बिखेरी। रक्त के रंग की मेरिडियन और सफ़ेद रंग की धारियां बाहर की ओर फैली हुई थीं। वांग बाओले को घेरने में बस पलक झपकने भर का समय लगा। लाल मेरिडियन और हड्डियों के सफ़ेद रंग की धारियां उसे एक भयावह रूप दे रही थीं जिसने सभी को चौंका दिया। वांग बाओले ने ऑक्टोपस की काली धुंध और तंतुओं की ओर ध्यान नहीं दिया। अपना दाहिना हाथ उठाकर उसने ऑक्टोपस को पकड़ लिया। वांग बाओले ने तंतुओं की बेताब मार पर कोई ध्यान नहीं दिया। जब उसने अपनी मुट्ठी कसी तो उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं था। ऑक्टोपस चिल्लाया और तुरंत कुचल दिया गया। ये धुंध में बदल गया, फिर विलीन हो गया। पूरी लड़ाई एक आसान काम की तरह लग रही थी। ऑक्टोपस कमज़ोर लग रहा था, कागज़ की तरह, जिसे वांग बाओले ने आसानी से कुचल दिया। उसने अपना सिर उठाया और स्तब्ध सनहे को घूरता रहा, क्योंकि उसके थेयार कवच से सनहे की आभा के समान आभा फूट रही थी। यह अदृश्य युद्ध में सनहे की साधना से उत्पन्न दमनकारी शक्ति से टकराया। लड़ाई ने कई जोरदार विस्फोटों को जन्म दिया। ऐसा लग रहा था मानो दो अदृश्य दिग्गज आपस में लड़ रहे हों। जैसे ही वांग बाओले ने अपनी शक्ति का इस्तेमाल किया, सनहे की सांसें तेज हो गईं। बाद वाले ने अपने सदमे से उबरने की कोशिश की। उसकी आंखों में हत्या की भावना चमक उठी। उसके हाथों ने हाथ की मुहरों की झड़ी लगा दी। उनके चारों ओर समुद्री पानी तेजी से इकट्ठा हुआ और उन्हें घेर लिया, जिससे सैकड़ों फीट ऊंची एक मूर्ति बन गई। मूर्ति सन हाई जैसी थी। एक बार फिर इसने वांग बाओले पर बल डालने की कोशिश की। वांग बाओले ने अपना सिर थोड़ा हिलाया। उसके थेयार कवच पर थोड़ी निराशा के भाव थे। जैसे ही मूर्ति पास आए, उसने एक कदम आगे बढ़ाया, अपनी दाहिनी मुट्ठी उठाई और एक मुक्का मारा। उसकी शक्ति 3 गुना बढ़ गई और थेयार कवच द्वारा और भी बढ़ गई। इसके अलावा साधना में उसकी सफलता से बढ़ी हुई ताकत का मतलब था कि वांग बाओले ने अभी जो मुक्का मारा था, वह परीक्षण के दौरान उसके द्वारा किए गए मुक्के से कहीं ज्यादा था। जैसे ही उसकी मुट्ठी आगे बढ़ी, हवा कांप उठी। जैसे ही उसकी मुट्ठी जमीन पर पड़ी, हवा में गड़गड़ाहट हुई और चटकने की आवाज़ें गूंजने लगीं। सन हाई की मूर्ति पर कई दरारें दिखाई देने लगीं। इसे टूटने में बस 2 ही पल लगे। सन हाई का चेहरा पीला पड़ गया। वह अपनी आंखों में अविश्वास के साथ जल्दी से पीछे हट गया। लेकिन अभी उसका काम खत्म नहीं हुआ था। हवा में मडराते हुए उसने अपने दाहिने हाथ से अपने माथे पर जोर से मारा। उसके माथे से एक चमकदार रोशनी की किरण निकली और उसके सामने एक दर्पण बन गया। दर्पण वांग बाओले के सामने था और उसका प्रतिबिंब दर्पण में दिखाई दिया। सन हाई चिल्लाया और अपनी हथेली दर्पण पर पटक दी। जैसे ही दर्पण टूटा, वांग बाओले कांप उठा। सन हाई पर हमला करने से पहले उसकी आंखों में एक अजीब सी रोशनी दिखाई दी। ये काम नहीं किया, यह असंभव है। सन हाई के चेहरे पर सदमा छा गया। वह एक और दर्पण को बुलाने के इरादे से फिर से पीछे हट गया। वह एक बार फिर दर्पण के हमले को शुरू करने वाला था जब वांग बाओले दर्पण से उसका प्रतिबिंब चुराने से पहले आगे बढ़ गया। अपने दाहिने हाथ को ऊपर उठाकर उसने एक काला पाइक निकाला। बिजली के बोल्ट हवा में फैल गए और जब उसने अपने पाइक से हमला किया तो गड़गड़ाहट हुई। हवा में गड़गड़ाहट की आवाज़ें गूंज उठीं। यह आकाश को चीरती हुई पाइक की आवाज़ थी। वह धुंधलेपन में दर्पण की ओर दौड़ा, अपने रास्ते में आने वाली हर चीज़ को नष्ट करने के इरादे से। सन हाई की पुतलियां सिकुड़ गईं। उसने अपना दर्पण वापस खींचने की कोशिश की, लेकिन वह बहुत देर हो चुकी थी। एक जोरदार विस्फोट के साथ काली पाइक दर्पण को छेदती हुई निकल गई और दर्पण के अनगिनत टुकड़े हो गए।
सनहाई धुंधलेपन में दूर चला गया और आखिरी क्षण में वार को चकमा दे गया। जब वह फिर से दिखाई दिया तो वह सार्वजनिक चौक के दूसरे छोर पर था। उसने अपनी आंखों में आश्चर्य के साथ साथ आश्चर्य से वांग बाओले को देखा। क्या एक नवजात आत्मा क्षेत्र साधक यही कर सकता है? वांग बाओले ने मुड़कर सनहाई को देखा। उसने अपना सिर हिलाया और अब और परेशान नहीं हो सकता था। वह एक कमज़ोर नवजात आत्मा क्षेत्र साधक से लड़ने के मूड में नहीं था। वांग बाओले कड़ाही की ओर चला गया जहां उसका गधा कैद था। सनहाई बीच हवा में मंडरा रहा था। उसके चेहरे पर भाव गहरा और गुस्से वाला था। हालांकि इससे इनकार नहीं किया जा सकता था, वांग बाओले बहुत शक्तिशाली था। उसकी युद्ध क्षमता और धार्मिक खजाने दोनों ही नवजात आत्मा क्षेत्र के साधक के स्तर पर पहुंच गए थे। वह उससे अलग नहीं था। वास्तव में उसकी रक्षा एक नवजात आत्मा क्षेत्र के साधक से भी बेहतर हो सकती थी। वह सनहे की साधना द्वारा लगाए गए दबाव को दूर करने और सनहे से अधिक नुकसान पहुंचाने में सक्षम था। हालांकि अगर वह वांग बाओले को अपना गधा ले जाने देता तो सनहे को लगता था कि यह खबर कुछ ही समय में पूरे संप्रदाय में फैल जाएगी। वह पूरी तरह से अपमानित होगा। उसे पछतावा हुआ कि जब तक वह कर सकता था उसने अपना हाथ नहीं रोका। जैसे ही वह अपनी वर्तमान दुर्दशा से परेशान हुआ उसकी आंखों में कुछ चमक आया। ये सही नहीं है, उसमें अभी भी एक घातक कमजोरी है। वह टेलीपोर्ट नहीं कर सकता। ये सोचकर सनहे ने अपनी आंखें सिकोड़ लीं। उसने अपना दाहिना हाथ उठाया और हाथ की मुहरों की एक श्रृंखला बनाई। भारी मात्रा में समुद्री पानी अचानक प्रकट हुआ, एक पाइप में बदल गया और वांग बाओले पर हमला किया। वह एक कदम आगे बढ़ा और गायब हो गया, फिर से वांग बाओले के बगल में प्रकट हुआ। उसने अपनी उंगली पर वार किया, फिर बिना ये देखे कि वह अपने हमले में सफल हुआ है या नहीं, फिर से टेलीपोर्ट हो गया। कितना कष्टप्रद है। वांग बाओले का लड़ाई जारी रखने का कोई इरादा नहीं था, लेकिन सनहे के लगातार हमलों ने उसे भौचक्का कर दिया। उसने मुट्ठी भर मोती निकाले। वे डायमेंशनल लॉक बीड्स थे जो अस्थायी रूप से डायमेंशनल सील बना सकते थे। डायमेंशनल सील बनाने के लिए एक ही मोती पर्याप्त था। वांग बाओले का स्वभाव उदार था, इसलिए उसने 1 दर्जन मोती निकाले। नतीजतन उसके आसपास का स्थान तुरंत जम गया। सनहे, जो बहुत दूर टेलीपोर्ट करने में सक्षम था, तुरंत जम गया। वह अपनी जगह पर बंद हो गया था। सब कुछ बहुत जल्दी हुआ। सनहे के पास प्रतिक्रिया करने का समय नहीं था। जैसे ही वांग बाओले ने अपना दाहिना हाथ उठाया और सनहे के सिर को पकड़ लिया, उसकी आंखों में डर छा गया। जैसे ही वांग बाओले हमला करने वाला था, 2 आभाएं मुख्य द्वीप की दिशा से तेजी से आईं। वे नवजात आत्मा क्षेत्र से आगे निकल गए और आत्मा नाली क्षेत्र में से एक के थे। मी लीजी की आवाज़ आसमान में गूंज उठी। वांग बाओले और सुनहे के बीच एक कर्णप्रिय शॉकवेव फूट पड़ी। रुको! उसकी आवाज़ में एक सोल कंडित क्षेत्र साधक की शक्ति समाहित थी। कोर फॉर्मेशन क्षेत्र के सिद्ध चरण में एक साधक भी उस आवाज़ को सुनकर अंदर तक हिल जाता। ये बिजली गिरने और उसके बाद के झटकों को झेलने जैसा था। अगर वह उन्हें मारने पर आमादा होता तो उसकी एक ही चीख कोर फॉर्मेशन क्षेत्र साधक को चकनाचूर कर देती। एक नवजात आत्मा शायद मौके पर न मरे, लेकिन उसकी हरकतें भी प्रभावित होंगी। उसे ऐसा लगेगा जैसे उसकी आत्मा पर मुहर लगा दी गई हो। ऐसे आध्यात्मिक हमले ही सोल कंडित क्षेत्र साधक को इतना शक्तिशाली बनाते हैं। ऐसे हमलों का सामना करना किसी के लिए असंभव था, यहाँ तक कि वांग बाओले को भी उसी पल अपने सिर में एक धमाके का सामना करना पड़ा। उसकी आत्मा लगभग उसके शरीर से अलग हो गई थी। वह हमला जारी रखना चाहता था, लेकिन वह नहीं कर सका। उसने पीछे हटने की कोशिश की और वह भी नहीं कर सका। जैसे ही वांग बाओले की आत्मा कांपने लगी और हिलने लगी और वह हिलने की क्षमता खो बैठा, उसके अंदर ऊर्जा के 2 स्रोत जीवन में प्रज्वलित हो उठे। एक लिटिल मिस्सी से आया और दूसरा उसके म्यान से। शायद लिटिल मिस्सी ने म्यान से ऊर्जा को महसूस किया, लेकिन वह तुरंत शांत हो गई। उस पल में म्यान ने एक ऐसी ऊर्जा को मुक्त किया जो वांग बाओले के शरीर से आगे नहीं फैली, बल्कि उसके अंदर हलचल मचा दी। एक आत्मा नाली क्षेत्र साधक की साधना का दबाव तुरंत दूर हो गया। उसकी मनस्थिति तुरंत स्थिर हो गई और उसके विचार साफ हो गए। सब कुछ एक झटके में हुआ। जैसे ही मी लीजी की आवाज़ हवा में गूंजी और उसका दिमाग साफ हो गया, वांग बाओले ने संकोच नहीं किया। उसने तुरंत उस अवतार के साथ स्थान बदल लिया जिसे उसने पहले छोड़ा था। उसका असली रूप और उसका बिजली अवतार तेजी से स्थान बदल गए। ऐसा लगभग लग रहा था जैसे वे टेलीपोर्ट हो गए हों। बिजली अवतार ने संकोच नहीं किया और सनहे के सिर पर फिर से हमला किया। वांग बाओले, जो दूर के स्थान पर टेलीपोर्ट हो गया था, ने बिना किसी हिचकिचाहट के अपना हाथ हिलाया और अपनी तिरंगी उड़ती तलवार को बुलाया। यह उसी लक्ष्य की ओर दौड़ा। सनहे। सब कुछ बहुत जल्दी हुआ। जैसे ही वांग बाओले और उसके अवतार ने एक साथ हमला किया, मी लीजी, जो उनकी ओर भाग रहा था, ने बीच हवा में एक भयंकर चीख मारी। ये हवा में गूंज उठी और एक विशाल भ्रामक हाथ आकाश में दिखाई दिया और नीचे की ओर टूट गया। एक जोरदार विस्फोट हुआ।
वांग बाओले के अवतार के पास कोई मौका नहीं था। इससे पहले कि वह सनहे पर वार कर पाता, उसे विशाल हाथ ने कुचल दिया। मी लीजी अभी भी एक कदम पीछे था। वांग बाओले ने जो उड़ती तलवार चलाई थी, वह सनहे के सीने में घुस गई। दूसरी तलवार ने उसका सिर काट दिया। हर जगह खून बिखरा हुआ था। सनहे की पीड़ा की चीखें हवा में गूंज रही थीं। उसने आखिरी क्षण में अपना भौतिक शरीर त्याग दिया था और भाग गया था। आकाश और धरती हिल गए और बादल पीछे हट गए। तभी मी लीजी आसमान में दिखाई दिए। वह द्वीप की ओर चला और सनहे की नवजात आत्मा के पास उतरा। उसका दाहिना हाथ उठा और उसने झपट कर सनहे की नवजात आत्मा को उठाया और अपनी आस्तीन में रख लिया। चेहरे पर एक काली नज़र के साथ मी लीजी ने सनहे के शरीर का निरीक्षण किया। उसकी छाती 3 उड़ती हुई तलवारों से छेदी गई थी और उसके आंतरिक अंग टुकड़े टुकड़े हो गए थे। फिर उसने मुड़कर वांग बाओले को देखा। वांग बाओले, क्या तुम संप्रदाय के खिलाफ विद्रोह करने की कोशिश कर रहे हो? वांग बाओले की सांसें थोड़ी तेज हो गईं। हालांकि वह ज्यादा घबराया नहीं। इसके बजाय उसने आसमान की ओर देखा, दूसरी आत्मा नाली क्षेत्र की आभा को जो तेजी से आ रही थी। मी लीजी ने फैंग क्यूरन के आने का भी आभास किया। अगर यह वांग बाओले के मुकदमे से पहले हुआ होता तो वह वांग बाओले को मारने के लिए इस अवसर का लाभ उठा सकता था। लेकिन उसने मुकदमे में वांग बाओले के प्रदर्शन को अपनी आंखों से देखा था और जानता था कि वांग बाओले को अनंत तकनीकों की आंख से विरासत मिली थी। एक हद तक उसे संप्रदाय का सच्चा शिष्य माना जाता था। भले ही वह दाव पहले से नहीं आया था, बल्कि संग से आया था, फिर भी मी लीजी कोई कदम उठाने में हिचकिचा रहा था। उसकी हिचकिचाहट के बीच फैंग क्यूरन आखिरकार आ गई। उसने सुनहे की लाश देखी और स्तब्ध रह गई। अंत में उसने फिर भी वांग बाओले का साथ देने का फैसला किया। वह मी लीजी की ओर मुड़ी और धीरे से बोली, मी लीजी, तुम्हें विद्रोह शब्द का इस्तेमाल करते समय सावधान रहना चाहिए। मुझे सावधान रहना चाहिए। मैंने पहले ही उसे रुकने का आदेश दिया है, लेकिन वह फिर भी आगे बढ़ा और उसने जो चाहा किया। उसने हिंसक और निर्दयता से काम किया और अपने ही साथी शिष्य को मार डाला। अगर यह विद्रोह नहीं है तो क्या है? मी लीजी की आंखों में दृढ़ निश्चय था। वह बोलते समय वांग बाओले को ठंडी निगाहों से देखता रहा। फैंग क्यूरन ने संकोच किया। वह घटनास्थल पर देर से पहुंची थी और उसे इस बारे में बहुत कम जानकारी थी कि क्या हुआ था। वह संप्रदाय के स्वामी जू की ओर मुड़ी। संप्रदाय के स्वामी बोलने ही वाले थे कि वांग बाओले ने अपना हाथ उठाया और उन्हें बीच में रोक दिया। वांग बाओले मुस्कुराए। एल्डर मी लीजी, आपने मुझे सिर्फ सनहे को मारने की कोशिश करते हुए देखा। क्या आप सनहे से यह नहीं पूछेंगे कि उसने मेरे साथ क्या किया है? वांग बाओले ने कहा, फिर रसायन के बर्तन की ओर इशारा किया। इस समय मेरा आंतरिक पवित्र जानवर उस बर्तन के अंदर जिंदा पकाया जा रहा है। मैं यहाँ बातचीत करने और शांति बनाने आया हूँ। मैंने लगभग 100,000 युद्ध क्रेडिट का मुआवजा भी देने का प्रस्ताव रखा। फिर भी सनहे ने मेरे लिए चीज़ें मुश्किल बना दीं। वह मेरे युद्ध क्रेडिट पर लालच करता था। कोई बात नहीं। उसने बार बार मुझे जानवर कहा। मैंने बिना किसी शिकायत के इसे भी स्वीकार कर लिया। मैं अपने धैर्य की सीमा तक पहुंच गया था, फिर भी वह मेरे पवित्र जानवर को खून की गोली में बदलना चाहता था। वांग बाओले के शब्दों में रोष का रंग भर गया, क्योंकि उनकी आवाज़ गूंज उठी। मी लीजी ने भौहें सिकोड़ी। उन्हें नहीं पता था कि क्या हुआ था। हालांकि उन्होंने उनके चारों ओर कोर फॉर्मेशन क्षेत्र के साधकों के सिर नीचे किए हुए देखे और कीमिया के बर्तन में जीवित उपस्थिति को महसूस किया। सब कुछ ठीक लग रहा था। भले ही वांग बाओले ने विवरणों को मसालेदार बनाया हो, लेकिन ये स्पष्ट था कि वह सच बोल रहे थे। लेकिन मी लीजी यहाँ तर्क करने या न्याय करने के लिए नहीं थे। उन्हें इस बात की परवाह नहीं थी कि वांग बाओले अभी अभी आराधना महल मंडप से लौटे हैं। उनका मानना था कि वांग बाओले ने जो सबसे ज्यादा हासिल किया था वह एक कोर शिष्य रैंक था। भले ही उनका रैंक मी लीजी से अधिक हो, लेकिन उनकी साधना नहीं थी। वास्तव में इस बात की अधिक संभावना थी कि वांग बाओले ने कोर शिष्य का रैंक हासिल नहीं किया था, बल्कि केवल एक आंतरिक संप्रदाय शिष्य का रैंक हासिल किया था। जब तक कि वह एक व्यक्तिगत शिष्य का दर्जा प्राप्त करने में सक्षम न हो जाए, अन्यथा। उस विचार पर मी लीजी ने ठहाका लगाया और शांत भाव से कहा, मुझे केवल परिणामों की परवाह है, कारण की नहीं। वांग बाओले ने अपने बड़ों को नाराज किया है। फैंग क्यूरन, तुम उसका बचाव नहीं कर सकते। या तो हम संप्रदाय के नियमों का पालन करें या हम उसे निष्कासित कर दें। वैसे भी मुझे दिन के अंत तक जवाब देना होगा। मी लीजी का सशक्त व्यक्तित्व पूरी तरह से प्रदर्शित था जब उसने ऐसा कहा। फैंग क्यूरन ने भौहें सिकोड़ी। उसका मन इस बात के समाधान के बारे में तेजी से सोचने लगा। उसके बगल में संप्रदाय के स्वामी जू ने वांग बाओले पर एक नज़र डाली। उसकी आंखों में एक विचारशील भाव था। वह फैंग क्यूरन से अलग था। उनका मानना था कि वांग बाओले ऐसे व्यक्ति नहीं थे जो मर्यादा से अनभिज्ञ हों।
फेडरेशन के पदानुक्रम में ऊपर चढ़ने वाला कोई व्यक्ति, जो एक साधारण छात्र से लेकर प्राथमिक रैंक 2 और माध्यमिक रैंक 2 पर एक कुलीन व्यक्ति के पद तक पहुंच गया था, ऐसी बचकानी गलती नहीं करने वाला था। वास्तविकता उसकी उम्मीदों से बहुत अलग नहीं थी। वान बाओले को उसके कार्यों के लिए अच्छा समर्थन मिला। मी लीजी ने जो कहा था, उसे सुनने के बाद उसने अपनी आंखें सिकोड़ लीं और अपनी ठुड्डी को थोड़ा ऊपर उठा लिया। फिर उसने शांत भाव से कहा, आप केवल परिणामों की परवाह करते हैं, कारण की नहीं। मुझे इससे कोई दिक्कत नहीं है। ऐसा कहने के बाद वान बाओले ने अपने स्टोरेज ब्रेसलेट पर हाथ फेरा। उसके हाथ में एक बैंगनी पहचान चिन्ह दिखाई दिया। उसने अपनी साधना को सक्रिय किया और अपनी साधना को पहचान चिन्ह में प्रवाहित कर दिया। जैसे ही उसने ऐसा किया, चिन्ह एक चमकदार बैंगनी प्रकाश के साथ चमकने लगा। प्रकाश ऊपर की ओर आकाश में चला गया और हवा में भर गया। आकाश बैंगनी प्रकाश के समुद्र में बदल गया। जैसे ही यह बाहर की ओर फैला, आसमान का रंग बदल गया और बादल पीछे हट गए। मुख्य द्वीप पर प्राचीन हयासिंथस वृक्ष हिंसक रूप से हिलने लगा। ये दृश्य देखकर सभी चौंक गए। मी लीजी और फैंग क्यूरान के चेहरों पर असंख्य भावनाएं उभर आईं। वान बाओले के टोकन द्वारा बुलाए गए परिवर्तन यही नहीं रुके। विशाल विस्तार दाव महल की सरनी संरचना उसी क्षण प्रकट हुई। एक विशाल जाल जो नंगी आंखों से दिखाई देता था, आकाश और भूमि पर फैल गया, गड़गड़ाहट कर रहा था। ऐसा लग रहा था कि यह वान बाओले की पहचान टोकन के साथ प्रतिध्वनि प्राप्त कर रहा था। हयासिंथस वृक्ष संप्रदाय की सरनी संरचना, जो कुछ भी हो रहा था, उसने उसी क्षण सभी की निगाहें वान बाओले की ओर खींच लीं। ऐसा लग रहा था जैसे एक ही विचार से वह विशाल विस्तार दाव महल की सरनी संरचना पर नियंत्रण कर सकता था। एक हद तक वान बाओले ने फैंग क्यूरान और अन्य 2 बुजुर्गों से संबंधित पहुंच अधिकारों को जब्त कर लिया था और संप्रदाय में सबसे शक्तिशाली व्यक्ति बन गया था। यहाँ तक कि प्राचीन हरी कांस्य तलवार भी प्रभावित हुई। उनके चारों ओर आग के समुद्र फूट पड़े, हर शिष्य को दहाड़ते और भयभीत करते हुए। स्वर्ग स्वयं कांपता हुआ प्रतीत हो रहा था। जो उपस्थिति उन पर उतरी थी, वह अविश्वसनीय थी। यह क्या हो रहा है? पवित्र वायु द्वीप और मुख्य विशाल विस्तार दाव महल द्वीप पर एक साथ स्तब्ध चीखें आसमान तक उठीं। मुख्य द्वीप से कई आकृतियां बाहर निकलीं। इन नवजात आत्मा क्षेत्र साधकों के चेहरे पर अविश्वास की झलक थी, क्योंकि वे बैंगनी प्रकाश के स्रोत पवित्र वायु द्वीप की ओर दौड़े। मी लीजी और फैंग क्यूरन के चेहरों पर अभूतपूर्व आश्चर्य और विस्मय के भाव थे। भावनाएं उन्हें नीचे खींचने की धमकी दे रही थीं। उनकी आंखों में बैंगनी पहचान चिन्ह के अलावा और कुछ नहीं था। एक दत्तक शिष्य। मी लीजी कांप उठा। ऐसा लग रहा था कि वह खुद से बड़बड़ाते हुए एक अचंभे में पड़ गया था। मी लीजी कांप उठा। एक सोल कंडित क्षेत्र साधक के रूप में उसे इस तरह से हिले हुए बहुत समय हो गया था। वह कभी यह उम्मीद नहीं कर सकता था कि वान बाओले ने दत्तक शिष्य का पद प्राप्त कर लिया है। उसने पहले ही भविष्यवाणी कर दी थी कि वान बाओले को कोर शिष्य का पद प्राप्त करने के लिए कितनी बड़ी चुनौती का सामना करना पड़ेगा। हालांकि वान बाओले ने अब दत्तक शिष्य का पद प्राप्त कर लिया था, कोर शिष्य से 2 पद ऊपर और दाव शिष्य के बाद दूसरा पद। उसे अभी भी पूरी बात अविश्वसनीय लगी। एक शिष्य के रूप में जो विशाल विस्तार दाव महल के शानदार दिनों में रहा था, वह जानता था कि एक कोर शिष्य को विशाल विस्तार दाव महल में अत्यधिक ऊंचा दर्जा प्राप्त था। एक निजी शिष्य, जिसे कोर शिष्य से ऊंचा दर्जा दिया जाता था, उसे और भी बड़ा दर्जा दिया जाता था। किसी भी समय केवल 3 से 5 निजी शिष्य ही होते थे। दत्तक शिष्य संप्रदाय में किंवदंतियों की सामग्री थे। प्रत्येक के पास अत्यधिक शक्ति और अधिकार था। वे ऐसे लोग नहीं थे जिनसे संपर्क करने का उसे सौभाग्य मिला था। उसे याद आया कि कैसे वह एक निजी शिष्य का अनुयायी था और कैसे उन्होंने एक दत्तक शिष्य के सामने खुद को नमन किया था। वे एक साधक के सामने आम लोगों की तरह थे। उसकी पूर्वधारणाएं मी लीजी के वर्तमान सदमे का कारण थीं। ऐसा लगा जैसे उसे बिजली का झटका लगा हो। वह वहीं खड़ा रहा, स्तब्ध। फैंग क्यूरन की भी ऐसी ही प्रतिक्रिया थी। मी लीजी की तुलना में कम से कम उसने बैंगनी पहचान चिन्ह को कई बार देखा था। ऐसा इसलिए था क्योंकि उसके परिवार के कबीले के बुजुर्गों में से एक दत्तक शिष्य था। इसने भी उसके वर्तमान सदमे की स्थिति में योगदान दिया था। वास्तव में उसके आश्चर्य और सदमे की सीमा मी लीजी से कहीं अधिक थी। उसने लगभग सहज ज्ञान के आगे घुटने टेक दिए और वान बाओले को एक अभिवादन दिया, जो आमतौर पर बड़ों के लिए आरक्षित होता है। यहाँ तक कि वान बाओले भी उसके कारण हैरान था। वह जानता था कि दत्तक शिष्य का पद बहुत ऊंचा होता है, लेकिन वह अभी भी अंतिम महल को पार न कर पाने और दाव शिष्य का पद प्राप्त न कर पाने के अपने पछतावे से उबर रहा था। उसने टोकन केवल सनहाई के साथ विवाद पर अंतिम निर्णय लेने के लिए निकाला था। उसने कल्पना भी नहीं की थी कि बैंगनी रंग के पहचान चिन्ह के दिखने मात्र से हयासिंथस का पेड़ हिल जाएगा और सरनी संरचना चिन्ह के साथ प्रतिध्वनित होगी। यहाँ तक कि प्राचीन हरे कांस्य की तलवार भी हिल गई थी। मी लीजी और फैंग क्यूरन के चेहरे पर भाव देखकर ऐसा लग रहा था कि वे अपने घुटनों पर गिरकर उसके सामने दंडवत करने वाले हैं। वान बाओले ने ठंडी हवा में सांस ली।
उसने जल्दी से खुद को शांत किया। फिर उसने पलक झपकाए, अपना चिन्ह हवा में उठाया और सहजता से कहा, एल्डर मीलीजी, मैं जानना चाहता हूँ, क्या सुनह एक आंतरिक संप्रदाय का शिष्य है, या एक मुख्य शिष्य, या शायद एक बाहरी संप्रदाय का शिष्य भी? वान बाओले की आवाज़ शांत थी। अतीत में उसके पास पर्याप्त अधिकार नहीं थे। अब एक दत्तक शिष्य के रूप में अपनी स्थिति के साथ उसके द्वारा कहे गए हर शब्द के पीछे अधिकार और शक्ति थी। मीलीजी ने अपना मुंह खोला और बोलने की कोशिश की, लेकिन उसके मुंह में सिर्फ कड़वाहट थी। उसके पास कहने के लिए कुछ नहीं था। फैंग क्यूरन ही वह व्यक्ति था जिसने वान बाओले को उत्तर दिया। फैंग क्यूरन अभी अपने सदमे से उभरी ही थी। उसने सहज रूप से अपनी मुट्ठियां बांधी और वान बाओले को सलाम किया। फिर उसने धीरे से कहा, सुनह को दाओ पैलेस का सच्चा शिष्य नहीं माना जाता। उसने दाओ पैलेस के शिष्य का पद हासिल नहीं किया है। नहीं किया है। वान बाओले ने सिर हिलाया। उसकी आंखों में बर्फीली चमक चमक उठी। अगर ऐसा है तो इसका मतलब है कि वह सिर्फ एक साधारण नौकर है। ये सोचना कि एक साधारण नौकर मुझे चुनौती देने की हिम्मत करेगा और एक दत्तक शिष्य के अंतर्निहित पवित्र जानवर का इस्तेमाल शोधन के लिए करने की कोशिश करेगा, इसे मैं विद्रोह कहता हूँ। इसे मैं अपने वरिष्ठों का अपमान करना कहता हूँ। एल्डर मीलीजी, आप क्या सोचते हैं, सज़ा कैसे दी जानी चाहिए? वान बाओले ने जोर देकर कहा। उसके पास तर्क और अधिकार दोनों थे और उसने मात्र शब्दों से ही दूसरी तरफ की स्थिति बदल दी थी। सभी के माथे पर पसीना आ गया। यह विशेष रूप से नवजात आत्मा क्षेत्र के साधकों के लिए मामला था, जिन्होंने कुछ गड़बड़ महसूस की थी और वे दौड़े चले आए थे। जब उन्होंने वान बाओले की बात सुनी तो उनके चेहरे पर आश्चर्य की चमक आ गई। जब उन्होंने वान बाओले को देखा तो वे अलग नज़र से देख रहे थे। ये सब इसलिए था क्योंकि एक दत्तक शिष्य की अत्यधिक प्रतिष्ठा और उच्च स्थिति थी। यहाँ तक कि सन हाई, जिसे मीलीजी ने बचाया था, भी एक नवजात आत्मा क्षेत्र के साधक होने के बावजूद कांपने लगा। खतरे की भयावह भावना ने उसे चिंता से पागल कर दिया। उसने यह उम्मीद नहीं की थी कि उसके लालच के क्षण में उसे अपना भौतिक शरीर खोना पड़ेगा या उस पर इसके कारण गंभीर अपराध करने का आरोप लग सकता है। वह दत्तक शिष्य कैसे हो सकता है? धिक्कार है, यह असंभव है। सन हाई कांप उठा और मीलीजी से मदद के लिए रोने लगा। मीलीजी के चेहरे पर कई तरह की भावनाएं उभर आईं। वह हैरान और हैरान था। उसके चेहरे पर थोड़ी झिझक भी थी। वान बाओले की नई स्थिति ने उसे उलझन में डाल दिया था। भले ही वान बाओले सिर्फ कोर फॉर्मेशन दायरे में था, लेकिन विशाल विस्तार दाव महल में व्यक्ति की स्थिति और पद को बहुत महत्व दिया जाता था। मीलीजी अच्छी तरह से जानती थी कि इस स्थिति में कौन ज्यादा अधिकार रखता है। हो सकता है कि असली दाव महल पहले ही नष्ट हो चुका हो, लेकिन पुराने बुजुर्ग अभी भी जीवित थे। वे तलवार की नोक के क्षेत्र में गहरी नींद में हो सकते हैं, लेकिन वे एक दिन अपनी नींद से जाग जाएंगे। भावनाओं के भ्रमित मिश्रण में फंसे मीलीजी चुप हो गए। वान बाओले ने उसे जल्दी नहीं किया। वह खांसने लगा, फिर कीमिया के बर्तन की ओर चल पड़ा। आसपास के साधकों ने उसे रोकने की हिम्मत नहीं की। वे पीछे हट गए और वान बाओले को बर्तन के सामने जाने दिया। उसने अपना दाहिना हाथ ऊपर उठाया और हिलाया और गड़गड़ाहट के साथ कड़ाही फट गई, फिर विस्फोट हो गया। गधा कड़ाही से बाहर कूद गया। वह थका हुआ और दुखी लग रहा था और उसका फर का एक बड़ा हिस्सा झुलस गया था। उसकी आत्मा भी थकी हुई लग रही थी। हालांकि वान बाओले को एहसास हो गया था कि ये केवल सती चोटें थीं और वह ठीक होने वाला था। गधा वान बाओले को देखकर स्पष्ट रूप से उत्साहित था। वह फिर से रेंकने वाला था जब वान बाओले ने उसे घूर कर देखा। उसने तुरंत अपना सिर झुका लिया और शर्मिंदगी से देखने लगा। उसने वान बाओले के पैर को सूंघा जैसे कि वह वान बाओले का पक्ष लेने की कोशिश कर रहा हो। मैंने ऐसे पेटू को कैसे पाला? वान बाओले गुस्से में था। वह एक दत्तक शिष्य था, पूरे संघ में सबसे सुंदर आदमी। ये सोचना कि यह पेटू उसके पीछे पीछे घूम रहा है। दूसरों की नज़र में वे एक दूसरे से बहुत मिलते जुलते हैं। वह गधे की दिशा में एक लात मारने ही वाला था कि मीलीजी ने अपेक्षाकृत सुरक्षित गधे को देखा और अपनी कर्कश आवाज में बोला, वांग। पहला शब्द कहने के बाद वह अवाक रह गया। उसे यकीन नहीं था कि वह वान बाओले को कैसे संबोधित करे। वह स्तब्ध रह गया, फिर उसने इस बारे में ज्यादा न सोचने का फैसला किया। वान बाओले, यहाँ वास्तव में सनह ही दोषी है। मैं उसे अभी आपसे माफ़ी मांगने के लिए कहूँगा। ये कहने के बाद मीलीजी ने हाथ हिलाकर अपना दाहिना हाथ उठाया। सनह की नवजात आत्मा बाहर निकल गई। हवा में मडराते हुए उसने वान बाओले को बहुत ज्यादा झुककर प्रणाम करना शुरू कर दिया। बार बार माफ़ी मांगते हुए उसकी विनती भरी आंखें चमक रही थीं। कृपया दया करें एल्डर वांग। आपका विनम्र शिष्य आपकी प्रतिष्ठित स्थिति से अनभिज्ञ था। मैं आपके प्रति किए गए अपराध के लिए आपसे क्षमा मांगता हूँ। मीलीजी को सनह की माफ़ी सुनकर थोड़ा आराम महसूस हुआ। हालांकि वान बाओले के पास न केवल रैंक थी, बल्कि उसके पास तर्क भी था। सनह से माफ़ी मांगना ही मामले को शांतिपूर्वक हल करने का एकमात्र तरीका था।
एक पल की चुप्पी के बाद फैंग क्यूरन ने मुड़कर वांग बाओले की ओर भी देखा। वह और मी लीजी अलग अलग गुटों के हो सकते हैं, लेकिन सन है अभी भी विशाल विस्तार दाव महल की एक नवजात आत्मा थी। अगर वांग बाओले ने सन है को दंडित करने का फैसला किया तो फैंग क्यूरन को अपनी शंकाएं होंगी। वांग बाओले जानता था कि वह क्या सोच रही थी। वह ये भी जानता था कि उसके लिए सन है को मारना असंभव नहीं था, हालांकि इसके लिए कुछ प्रयास करने होंगे। ये गुप्त रूप से उसकी हत्या करने का अवसर खोजने जितना आसान नहीं था। हालांकि वह उसे ऐसे ही नहीं छोड़ सकता था। कुछ सोचने के बाद उसने धीरे से कहा, मेरे आंतरिक पवित्र जानवर ने एक बहुत बड़ी और अनुचित त्रासदी झेली है। यह उसे बहुत बड़ा नुकसान पहुंचाएगा। सन हाई को तुरंत पता चल गया कि वांग बाओले क्या करने की कोशिश कर रहा था, इससे पहले कि वह बोलना भी बंद कर देता। उसने जल्दी से चिल्लाया, बड़े वांग, यह विनम्र शिष्य क्षतिपूर्ति करने के लिए तैयार है। 50,000 युद्ध क्रेडिट। सन हाई का दिल दुख गया जब उसने वह आंकड़ा चिल्लाया। हालांकि ये स्पष्ट था कि वह बिना कुछ चुकाए नहीं बच पाएगा। वांग बाओले ने अपनी आंखें घुमाई और बोलना जारी रखा। उद्धरण चिन्ह ... भावनात्मक क्षति, उस सभी भय से जो उसने अनुभव किया है। इसका परिणाम ये होगा कि वह भविष्य में साधना में सफलता प्राप्त करने में विफल हो जाएगा। वांग बाओले ने यह कहने के बाद चुपके से गधे को संकेत दिया। गधे ने पलकें झपकाईं, फिर अचानक चीखा और जमीन पर गिर गया। उसके होठों के चारों ओर झाग बनने लगा और उसके अंग फड़कने लगे। गधा ऐसा लग रहा था कि वह किसी भी क्षण मर सकता है। ये बिल्कुल वैसा ही लग रहा था जैसा कि यह प्रदर्शन था। फैंग क्यूरन ने व्यंग्यपूर्वक मुस्कुराया, जबकि मी लीजी ने अपना सिर दूसरी ओर घुमा लिया। वह इस दृश्य से परेशान नहीं हो सकता था। उनके चारों ओर नवजात आत्मा क्षेत्र के साधकों के चेहरे पर अजीब भाव थे। सन हाई अवाक रह गया। उसका दिल एक मामूली दर्द से बढ़कर पूरी तरह से खून बहने लगा था। एक पल की खामोशी थी। फिर उसने अपने दांत भींचे और कहा, 1,00,000 क्रेडिट। मैं तुम्हें 1,00,000 युद्ध क्रेडिट की भरपाई करूंगा। जब उसने ये कहा तो गधा चिल्लाया और खून का एक बड़ा मुंह थूक दिया। 1,50,000। सन हाई रोने के कगार पर था। उसकी आवाज़ कांप रही थी। यह उसकी पूरी किस्मत थी। अगले 3 दिनों के भीतर 1,50,000 क्रेडिट वितरित किए जाने हैं। हालांकि ध्यान रखें सन हाई, मैं इस मामले को आगे नहीं बढ़ा रहा हूं क्योंकि यह तुम्हारा पहला अपराध है। लेकिन अगर तुम फिर से ऐसा करोगे। वांग बाओले ने अपनी बात को बीच में ही छोड़ दिया। उसने सुनहे को एक अर्थपूर्ण नज़र से देखा और उसकी आंखों में हत्या की भावनाएं उभर आईं। फिर उसने अपनी मुठ्ठियां बांधी और फैंग क्यूरन को सलाम किया, अपनी पहचान का टोकन हटा दिया, मुड़ा और चला गया। पीछे एक समूह को छोड़ गया जिसमें मूक साधक थे, जिनकी आंखों में अथाह भाव थे। गधा हवा में उछला और वांग बाओले के पीछे भागा। वह अब खून नहीं उगल रहा था। वह वांग बाओले के पीछे भागा और अपने मालिक के साथ चला गया। खुशी की चीखें कभी कभी हवा में गूंजती थीं। साधकों ने गधे की खुशी से भरी चीखें सुनी जब उन्होंने वांग बाओले को दूर से गायब होते देखा। उन्होंने एक ही विचार साझा किया। निकट भविष्य में विशाल विस्तार दाव महल को अपना चौथा ग्रैंड सुप्रीम एल्डर मिल सकता है, भले ही वह केवल कोर फॉर्मेशन क्षेत्र में ही क्यों न हो। वास्तव में यही हुआ। वांग बाओले के दत्तक शिष्य के रूप में लौटने की खबर फैलने लगी और इसने विशाल विस्तार दाव महल में सभी को चौंका दिया। जिन लोगों को पहले पता नहीं था कि क्या हो रहा है, उन्होंने अभिलेखों को देखा और पाया कि अतीत में दत्तक शिष्य पद के साथ कितनी प्रतिष्ठा जुड़ी हुई थी। इस नई पहचान का मतलब था कि वांग बाओले आसानी से विशाल विस्तार दाव महल में फैसले ले सकते थे। आखिरकार उनका पद उन्हें सच्चे विशाल विस्तार दाव महल द्वारा दिया गया था। उनकी वर्तमान साधना ही एकमात्र चीज थी जो उन्हें इस समय दाव महल पर नियंत्रण करने से रोक रही थी। वास्तव में अब इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वह दाव महल के मूल निवासी नहीं थे। वांग बाओले अकेले नहीं थे जिन्होंने सभी को चौंका दिया था। झाओ यामिंग भी थे। झाओ यामिंग और कोंग दाओ दोनों क्रमशः एक आंतरिक संप्रदाय शिष्य और एक बाहरी संप्रदाय शिष्य के रूप में लौटे थे। कोंग दाओ की रैंक इतनी बड़ी चौंकाने वाली नहीं थी, लेकिन झाओ यामिंग की रैंक ने इसी तरह के अविश्वास को प्रेरित किया था। अगर वांग बाओले के दत्तक शिष्य रैंक की झाओ यामिंग की उपलब्धियों पर हावी होने की मन उड़ाने वाली खबर न होती तो उन्हें सुर्खियों में रखा जाता। संघ आखिरकार वास्तव में विशाल विस्तार दाव महल के साथ आत्मसात हो गया था। अब दोनों संस्थाओं को अलग करना लगभग असंभव होगा। आखिरकार वांग बाओले थे अपूरणीय और अतुलनीय। विशाल विस्तार दाव महल को अब यह तय करना था कि वांग बाओले को क्या भूमिका और पद दिया जाए। इस मामले पर बहुत सारे विचार थे। इस पर सबसे ज्यादा सिरदर्द मिएलीजी और फैंग क्यूरन के साथ साथ दाओवादी यूरान को हुआ, जो अभी अभी अपने एकांतवास से बाहर आए थे और इस मामले पर ज्यादातर चुप्पी बनाए रखी थी। जब मिएलीजी को सिरदर्द हो रहा था तब फैंग क्यूरन अभी भी बेहोशी की हालत में थी। उसे नहीं पता था कि वांग बाओले के साथ क्या करना है। तीनों बुजुर्गों ने इस मामले पर कोई टिप्पणी नहीं की और पूरा उपद्रव चलता रहा।
उन तीनों को पता था कि उन्हें जल्द ही कुछ करना होगा, अन्यथा समस्याएं होंगी। एक दत्तक शिष्य हयासिन्थस ट्री और संप्रदाय के सरणी गठन दोनों को प्रभावित कर सकता है। यदि यह अतीत का विशाल विस्तार दाव महल होता तो उनमें से कोई भी वांग बाओले का अनुयायी बनने के योग्य नहीं होता। तीनों बुजुर्गों ने बढ़ते सिरदर्द के खिलाफ लड़ाई लड़ी, जबकि विशाल विस्तार दाव महल में बचे हुए साधक इस मामले पर गर्मागर्म बहस करते रहे। वांग बाओले ग्रीन फायर आइलैंड लौट आए थे और अपने मामलों को सुलझा लिया था। उन्होंने कोंग दाओ और झाओ यामिंग से संपर्क करने से पहले गधे को कड़ी चेतावनी दी थी। वे तीनों मुख्य द्वीप पर एकत्र हुए, अपनी लूट का आदान प्रदान युद्ध क्रेडिट के लिए करने के लिए तैयार थे। उनकी उपलब्धियां शानदार थीं, जिसका मतलब था कि जब वे मिशन स्टोन्सटेल के पास पहुंचे तो हर कोई उनके चेहरे पर अजीब भाव लिए उनसे दूर भाग रहा था। जैसे ही आदान प्रदान शुरू हुआ और उन्होंने एक के बाद एक आइटम निकालना शुरू किया, स्टोन्सटेल हिलने लगा और एक चमकदार रोशनी देने लगा। यह महज एक फ्लैश नहीं था, बल्कि एक लगातार चमकती हुई रोशनी थी जो लगातार चमकती रही, क्योंकि गिरोह ने एक के बाद एक आइटम निकाले, जैसे कि उनके स्टोरेज बैग में खजाने का एक अंतहीन भंडार हो। उनके आसपास के दाव पैलेस के शिष्य पहले तो चौंक गए, फिर धीरे धीरे अवाक हो गए। आखिरकार 30 मिनट बीत गए। वांग बाओले और उनके दोस्त आखिरकार चले गए। तभी मिशन स्टोन्सटेल पर हंगामा मच गया। हंगामा काफी देर तक जारी रहा और शोर की आवाज दूर तक चली गई। वांग बाओले और उनके दोस्त भी उत्साह से भर गए। उन्होंने जो युद्ध क्रेडिट अर्जित किए थे वे लगभग 1 मिलियन क्रेडिट तक पहुंच गए थे। उन्होंने एक चमत्कार कर दिया था। वे जल्द ही अपने अलग अलग रास्ते चले गए। खोज के दौरान वांग बाओले ने सबसे ज्यादा योगदान दिया था। यही वजह थी कि कोंग दाओ और झाओ यामिंग दोनों ने उस पर 5 लाख युद्ध क्रेडिट रखने का जोर दिया था। कोंग दाओ ने शेष 4 लाख क्रेडिट में से 40% का दावा किया था और शेष 60% झाओ यामिंग के लिए छोड़ दिया था। वितरण उचित लग रहा था। कोंग दाओ ने इसे उचित आवंटन माना था। उसने वांग बाओले और झाओ यामिंग को अलविदा कहा, फिर क्रेडिट को धार्मिक खजाने के लिए बदलने के लिए उत्साह से चला गया। उसका इरादा युद्ध के लबादे पर अपना हाथ रखना था, जिसके पहनने वाले को अदृश्य करने की क्षमता थी। झाओ यामिंग के पास भी कुछ चीजें थीं जो वह खरीदना चाहती थी। वांग बाओले को सार्थक नज़र से देखते हुए वह शर्मा गई, फिर चली गई। वांग बाओले खुद अपने टोकन के साथ विशाल विस्तार तकनीक कक्ष की ओर भागा, जिसमें अब उसके पास युद्ध क्रेडिट की अपार संपत्ति थी। इस बार मैं लिटिल डुआनमू को मुझे डैडी कहने के लिए कहूंगा, वांग बाओले ने गर्व से सोचा। जब तक उसके पास युद्ध क्रेडिट है वह दुनिया पर राज कर पाएगा। वह विशाल विस्तार तकनीक कक्ष में पहुंच गया। अपने हाथ की एक लहर के साथ उसने बिना पलक झपकाए 200 खेती तकनीकों के सेट बदले, भले ही उनमें से कई खेती तकनीकों के लिए 1000 से अधिक युद्ध क्रेडिट की आवश्यकता थी। उसने खेती तकनीकों पर लगभग 300,000 युद्ध क्रेडिट खर्च किए। हालांकि उसे परवाह नहीं थी, अभी भी 1,50,000 क्रेडिट थे जो सन है उसे आज देने वाला था। इसके अलावा वह काफ़ी समय से दूर था। उसे खेल से काफ़ी आय अर्जित करनी चाहिए थी। उसने जी हयांग से इसके बारे में नहीं पूछा था, लेकिन वांग बाओले को भरोसा था कि वह बहुत ज़्यादा मुनाफा कमा रहा है। वह अपने खर्च से बिल्कुल भी परेशान नहीं था। उसने सभी 200 साधना तकनीकों को टेलीपोर्टेशन एरे फॉर्मेशन में ले गया और उन्हें एक ही बार में फेडरेशन को वापस भेज दिया। वह कल्पना कर सकता था कि फेडरेशन को इस समय कैसा झटका लग रहा होगा जब उसे अभी अभी 200 साधना तकनीकें मिली थीं। उसने सोचा कि क्या डुआनमुके का जबड़ा ज़मीन पर गिर गया होगा। इस विचार ने उसे बहुत प्रसन्न किया, जिससे उसका उत्साह बढ़ गया। छोटे डुआनमू, हार मानने से कोई रास्ता नहीं है। तुम्हें पहले ही ऐसी सस्ती तरकीबें नहीं आजमानी चाहिए थीं। वांग बाओले ने गर्व से अपना पेट थपथपाया। वह थक होने में विश्वास करता था। उसने फेडरेशन को 300 से ज़्यादा साधना तकनीकें वापस भेजी थीं। शायद उसे यह आंकड़ा बढ़ाकर 500 कर देना चाहिए। तो फिर ये तय हो गया। इस विचार को ध्यान में रखते हुए वांग बाओले ने टेलीपोर्टेशन समाप्त किया और खुशी खुशी ग्रीन फायर आइलैंड लौट आया। जैसा कि उन्होंने उम्मीद की थी, फेडरेशन में वास्तव में उन 200 खेती तकनीकों को लेकर हंगामा मच गया था जो उन्होंने अभी अभी भेजी थीं। झाओ यामिंग के पास भी कुछ चीजें थीं जो वह खरीदना चाहती थी। वांग बाओले को सार्थक नज़र से देखते हुए वह शर्मा गई, फिर चली गई। वांग बाओले खुद अपने टोकन के साथ विशाल विस्तार तकनीक कक्ष की ओर भागा, जिसमें अब उसके पास युद्ध क्रेडिट की अपार संपत्ति थी। इस बार मैं लिटिल डुआनमू को मुझे डैडी कहने के लिए कहूंगा, वांग बाओले ने गर्व से सोचा। जब तक उसके पास युद्ध क्रेडिट है वह दुनिया पर राज कर पाएगा। वह विशाल विस्तार तकनीक कक्ष में पहुंच गया। अपने हाथ की एक लहर के साथ उसने बिना पलक झपकाए 200 खेती तकनीकों के सेट बदले, भले ही उनमें से कई खेती तकनीकों के लिए 1000 से अधिक युद्ध क्रेडिट की आवश्यकता थी। उसने खेती तकनीकों पर लगभग 300,000 युद्ध क्रेडिट खर्च किए। हालांकि उसे परवाह नहीं थी, अभी भी 1,50,000 क्रेडिट थे जो सन है उसे आज देने वाला था। इसके अलावा वह काफ़ी समय से दूर था। उसे खेल से काफ़ी आय अर्जित करनी चाहिए थी।
उसने जी हयांग से इसके बारे में नहीं पूछा था, लेकिन वांग बाओले को भरोसा था कि वह बहुत ज़्यादा मुनाफा कमा रहा है। वह अपने खर्च से बिल्कुल भी परेशान नहीं था। उसने सभी 200 साधना तकनीकों को टेलीपोर्टेशन एरे फॉर्मेशन में ले गया और उन्हें एक ही बार में फेडरेशन को वापस भेज दिया। वह कल्पना कर सकता था कि फेडरेशन को इस समय कैसा झटका लग रहा होगा जब उसे अभी अभी 200 साधना तकनीकें मिली थीं। उसने सोचा कि क्या डुआनमुके का जबड़ा ज़मीन पर गिर गया होगा। इस विचार ने उसे बहुत प्रसन्न किया, जिससे उसका उत्साह बढ़ गया। छोटे डुआनमू, हार मानने से कोई रास्ता नहीं है। तुम्हें पहले ही ऐसी सस्ती तरकीबें नहीं आजमानी चाहिए थीं। वांग बाओले ने गर्व से अपना पेट थपथपाया। वह थक होने में विश्वास करता था। उसने फेडरेशन को 300 से ज़्यादा साधना तकनीकें वापस भेजी थीं। शायद उसे यह आंकड़ा बढ़ाकर 500 कर देना चाहिए। तो फिर ये तय हो गया। इस विचार को ध्यान में रखते हुए वांग बाओले ने टेलीपोर्टेशन समाप्त किया और खुशी खुशी ग्रीन फायर आइलैंड लौट आया। जैसा कि उसने उम्मीद की थी, संघ वास्तव में उन 200 खेती तकनीकों पर हंगामा कर रहा था जो उसने अभी अभी भेजी थीं। बुध पर हंगामा और संघ के अंकुर योगदान रैंकिंग में अचानक वृद्धि ने तुरंत पूरे संघ में गर्मागर्म चर्चाओं को उकसाया। सभी तरह के समाचार लेख प्रकाशित और साझा किए गए। संघ के सभी नागरिक इसके बारे में बात करने लगे। डुआनमुके के पास शब्द नहीं थे। उसे इस बात का पक्का आभास था कि उसका राष्ट्रपति पद अल्पकालिक होने वाला था। कई मीडिया एजेंसियों ने डुआनमुके द्वारा किए गए वादे का उल्लेख करना शुरू कर दिया था। इसका मतलब ये था कि समाचार का अनुसरण करने वाला कोई भी व्यक्ति जानता था कि वांग बाओले के लौटने पर उसे बहुत बढ़िया पदोन्नति मिलने वाली है। पूरे संघ में लोग इस पर चर्चा करने लगे। इथरियल सिटी के निवासियों ने भी इसमें भाग लिया। वांग बाओले के माता पिता ने अब शहर में अपने दोस्तों का समूह बना लिया था और उन्होंने भी समाचार का अनुसरण करना शुरू कर दिया। दो बुजुर्ग लोग धड़कते हुए दिलों से देख रहे थे, अपने बेटे को संघ का अध्यक्ष बनते हुए कल्पना नहीं कर पा रहे थे। अब यह उनकी वास्तविकता थी। उन्हें यह एहसास हो गया था कि उन्हें जो सुरक्षा मिल रही थी उससे उन्हें स्पष्ट रूप से बहुत कड़ी सुरक्षा दी जा रही थी। उनके नए दोस्त भी उनके प्रति अधिक मित्रवत हो गए थे। जैसे जैसे संघ में उथल पुथल जारी रही, प्राचीन तलवार पर वांग बाओले का जीवन धीरे धीरे शांत हो गया। उसने फिर से अपनी साधना शुरू की। उसे अपनी साधना को पूर्ण कोर संरचना क्षेत्र में स्थिर करना था और साथ ही नवजात आत्मा क्षेत्र में अपनी उन्नति की योजनाएं बनानी थीं। फ्लेम स्नेच थेयार कवच विरासत के दूसरे स्तर पर आगे बढ़ने का मामला भी था। उसने लाइटनिंग इमोर्टल ट्रांसफॉर्मेशन के अंतिम स्तर में महारत हासिल करने की भी योजना बनाई। फ्लेम स्नेच थेयार कवच के साथ उसकी प्रगति धीमी रही, लेकिन उसने लाइटनिंग इमोर्टल ट्रांसफॉर्मेशन के साथ बेहतर परिणाम देखे। फिर भी बाद वाले के साथ प्रगति भी धीमी हो गई थी। आखिरकार यह अंतिम चरण था। इसकी महारत पर उसे जो शक्ति मिलेगी वह लाइटनिंग इमोर्टल ट्रांसफॉर्मेशन की अन्य तकनीकों से अधिक होगी। वास्तव में इसे कोर फॉर्मेशन दायरे में लाइटनिंग इमोर्टल ट्रांसफॉर्मेशन की सबसे शक्तिशाली तकनीकों में से एक माना जाएगा। इसका नाम लाइटनिंग इमोर्टल पॉइंट था। जब बिजली अमर बिंदु को मुक्त किया जाएगा तो स्वर्ग और पृथ्वी का रूपांतरण हो जाएगा। बिजली अमर परिवर्तन के इस चौथे स्तर में बिजली की शक्ति को अपने शरीर में इकट्ठा करके बिजली की एक शक्तिशाली और घातक उंगली बनाने पर जोर दिया गया था। इसमें अपने रास्ते में आने वाली हर चीज़ को नष्ट करने की शक्ति होगी। वांग बाओले के पहले कुछ प्रयासों ने उन्हें इस बिजली अमर बिंदु में निहित अविश्वसनीय शक्ति का अनुभव करने की अनुमति दी थी। इसने उन्हें और अधिक लगन से इसका अध्ययन और अभ्यास करने के लिए प्रेरित किया। सनहे ने आखिरकार कुछ भीख मांगने, चोरी करने और गिड़गिड़ाने के बाद 1,50,000 क्रेडिट इकट्ठा करने में कामयाबी हासिल की। उसी समय जीहयांग ने भी 2 लाख से अधिक युद्ध क्रेडिट खेल से कमाई उसे हस्तांतरित कर दिए थे। वांग बाओले की संपत्ति अभी अभी बढ़ी थी और अब 4 लाख युद्ध क्रेडिट से अधिक हो गई थी। वह दाव पैलेस में सबसे अमीर आदमी नहीं हो सकता है, लेकिन वह निश्चित रूप से शीर्ष 10वें स्थान पर था। वांग बाओले ने अपनी साधना जारी रखी। इस अवधि के दौरान उसकी स्थिति से संबंधित समस्या भी हल हो गई। फैंग क्यूरान ने आखिरकार वांग बाओले को ग्रैंड सुप्रीम एल्डर का दर्जा देने का प्रस्ताव रखा, तीनों एल्डर के बराबर। वह विशाल विस्तार वाले दाव महल में चौथा ग्रैंड सुप्रीम एल्डर बन जाएगा। वह अपना गुट बना सकेगा। अगर कोई और मौका होता तो मी लीजी इस प्रस्ताव का पुरजोर विरोध करता। वांग बाओले को दिया गया पद उससे कहीं ज्यादा था जिसे वह स्वीकार करने के लिए तैयार था। अब हालांकि वांग बाओले के दत्तक शिष्य के रूप में पद के कारण इतने ज्यादा तनाव के सामने मी लीजी सिर्फ मुंह बनाकर जो प्रस्तावित किया जा रहा था उसे स्वीकार कर सकता था। वास्तविकता ये थी कि अगर यह अतीत का दाव महल होता तो मी लीजी खुद दत्तक शिष्य का अनुयायी बनने के योग्य भी नहीं होते। इस मामले में दाववादी यूरैन के अपने विचार थे, लेकिन उन्होंने उन्हें अपने तक ही सीमित रखा। फैंग क्यूरान और मी लीजी दोनों ही प्रस्ताव पर सहमत थे। उनके लिए आगे टिप्पणी करना उचित नहीं होगा। वह चुप रहा, जबकि उसकी आंखों में बर्फीली चमक थी।
तीनों बुजुर्ग एकमत हो गए और घोषणा ने पूरे विशाल विस्तार दाव महल को और भी ज्यादा हंगामे में बदल दिया। संप्रदाय में ऐसा कोई नहीं था जो इस खबर से हैरान न हो। हर कोई जानता था कि विशाल विस्तार दाव महल में चीजें बदलने वाली थीं। चौथे ग्रैंड सुप्रीम एल्डर के बारे में खबर ने पूरे दाव महल को हिलाकर रख दिया और हंगामा फैलता रहा। फैंग क्यूरन ने घोषणा की कि 3 दिनों के समय में हयासिंथस ट्री के नीचे एक समारोह आयोजित किया जाएगा। इस खबर ने विशाल विस्तार दाव महल में हर संघ के शिष्य को उत्साहित कर दिया। लीली चुप हो गई, आह भरी और खुद को नियंत्रित किया। वह वान बाओले को तुच्छ समझ सकती थी, लेकिन वह उन दोनों को अलग करने वाली क्षमता में अंतर को नकार नहीं सकती थी। यह एक ऐसे बिंदु पर पहुंच गया था जहां वह अब उससे घृणा करने की स्थिति में नहीं थी। वह एक बात भी अच्छी तरह से समझ गई थी, समारोह के बाद वान बाओले को चौथे ग्रैंड सुप्रीम एल्डर का पद दिया जाएगा। वह स्वाभाविक रूप से फेडरेशन के शिष्यों के नेता के रूप में पद ग्रहण करेंगे। हर फेडरेशन साधक, जिसमें भविष्य में उनके रैंक में शामिल होने वाले लोग भी शामिल हैं, सभी वान बाओले की कमान के अधीन होंगे। वे विशाल विस्तार दाव महल में चौथा गुट बनाएंगे, फेडरेशन गुट। हकीकत तो यही थी। अगर ली ही इसका अंदाजा लगा सकता था तो कई अन्य लोग भी लगा सकते थे। अगले 3 दिनों के दौरान संप्रदाय के स्वामी जू ने अपना अधिकांश समय वान बाओले के ग्रीन फायर आइलैंड पर बिताया। उन्होंने वान बाओले के लिए द्वीप चलाने के प्रभारी मुख्य व्यक्ति का पद संभाला था। उन्होंने वान बाओले की श्रेष्ठ भूमिका को सहजता से स्वीकार किया। विशाल विस्तार दाव पैलेस के दत्तक शिष्य और ग्रैंड सुप्रीम एल्डर दोनों के रूप में उनकी स्थिति ने सुनिश्चित किया कि संघ के अध्यक्ष और अन्य राजनीतिक ताकतों के नेताओं को उनके साथ अत्यंत सम्मान के साथ पेश आना होगा। डुआन मुके को शायद इस बारे में पता चलने पर झटका लगेगा। संप्रदाय के स्वामी ने खुद से कहा। वह इस बात से मन ही मन प्रसन्न हुआ। वान बाओले ने अनजाने में उनकी योजनाओं को बर्बाद कर दिया होगा जब वे चंद्रमा पर थे, लेकिन डुआन मुके की दखलंदाजी के कारण उनकी योजनाएं विफल हो गईं। इसलिए संप्रदाय के स्वामी जू डुआन मुके के आसन दुर्भाग्य की प्रतीक्षा कर रहे थे। उन्होंने ये भी सुनिश्चित किया कि वान बाओले की उपस्थिति में भी वे अपने व्यवहार को समायोजित करें और कभी भी वान बाओले पर रैंक या उम्र का आरोप लगाने से बचें। वे वान बाओले के प्रति सम्मानजनक थे और 3 दिनों के दौरान मिलने आए सभी मेहमानों का स्वागत करने में वान बाओले की मदद की। वान बाओले उनके समर्थन के लिए भावुक और आभारी दोनों थे। ग्रैंड सुप्रीम एल्डर बनने के विचार ने उन्हें उत्साहित किया। उन्होंने संप्रदाय के भगवान के विचारों को साझा किया। उन्हें आश्चर्य हुआ कि जब वे ग्रैंड सुप्रीम एल्डर के रूप में वापस आएंगे तो फेडरेशन उनका स्वागत कैसे करेगा। इस विचार से उनका उत्साह बढ़ गया। उन्होंने अगले 3 दिनों तक मेहमानों से मिलना जारी रखा। 3 दिन बाद समारोह का दिन आखिरकार आ ही गया। विशाल विस्तार दाव महल के सभी लोग, जिसमें 1 मिलियन साधक शामिल थे, एकत्र हुए। मुख्य द्वीप के लिए उन सभी को समायोजित करना असंभव था, इसलिए उनमें से बहुत से लोग द्वीप के चारों ओर हवा में मंडरा रहे थे। सभी की नज़रें विशाल हयासिंथस वृक्ष पर टिकी थीं। उस समय वृक्ष के नीचे केवल 3 लोग थे, फैंग क्यूरन, दाओवादी यूरान और मीलीजी। वे सबकी निगाहों के सामने पेड़ के नीचे गंभीरता से खड़े थे। फैंग क्यूरन ने गहरी सांस ली और धीरे से बोली। उसकी आवाज़ गरजने जैसी थी, अधिकार से भरी हुई। ग्रैंड सुप्रीम एल्डर वांग, कृपया आगे बढ़ो। फैंग क्यूरन की आवाज़ हवा में गूंज उठी। इस मामले पर उनकी भावनाओं की परवाह किए बिना उनके आसपास के नवजात आत्मा क्षेत्र के साधकों ने उसके शब्दों को पूरी तरह से तालमेल और सम्मान के साथ दोहराया। ग्रैंड सुप्रीम एल्डर वांग, कृपया आगे बढ़ो। बहुत सी आवाज़ें उठीं और गिरी, एक राजसी श्रव्य लहर जो बाहर की ओर बढ़ी और पूरे आकाश में फैल गई। सभी की नज़रें मुख्य पर्वत शिखर के नीचे की ओर मुड़ गईं और वहां खड़ी एकाकी आकृति पर पड़ीं। वान बाओले ने सफ़ेद वस्त्र पहने हुए थे। छाती पर एक प्राचीन हरे कांस्य रंग की तलवार की छवि सिली हुई थी। यह असली लग रही थी, नज़रों में आती जाती रहती थी। उसके वस्त्र एक अजीब शक्ति से भरे हुए लग रहे थे। उन वस्त्रों को पहने हुए वान बाओले ऐसा लग रहा था जैसे वह एक चमकदार रोशनी बिखेर रहा हो, जिसने सभी को सीधे उसकी ओर देखने से रोक दिया हो। ये वे वस्त्र थे जिन्हें पहनने का विशेषाधिकार केवल एक ग्रैंड सुप्रीम एल्डर को ही था, ग्रैंड सुप्रीम दाओ रोब्स। समारोह को 2 भागों में विभाजित किया गया था। सबसे पहले वान बाओले को पूरे संप्रदाय को साक्षी मानकर पहाड़ पर चढ़ना था। उसे संप्रदाय के केंद्र तक पहुंचना था, हयासिंथस ट्री के नीचे। ये ग्रैंड सुप्रीम एल्डर्स के लिए आरक्षित स्थान था। फिर उसे हयासिंथस ट्री का अभिवादन करना था। अनगिनत आंखें उसे घूर रही थीं। वान बाओले ने एक गहरी सांस ली और उन आंखों में प्रदर्शित भावनाओं की श्रृंखला को अनदेखा किया, ईर्ष्या, जलन, भ्रम और इसी तरह और आगे बढ़ गया। वह आसमान से ऊपर चढ़ा, हजारों लोगों की नज़रों के सामने पहाड़ की चोटी पर पहुंचा और 3 ग्रैंड सुप्रीम एल्डर्स के सामने पहुंचा। उसने अपनी पीठ सीधी की और उन्हें देखा। उन्होंने उसकी ओर देखा। मीलीजी ने मिश्रित भावनाओं और शक्तिहीनता की भावना के साथ, फैंग क्यूरन ने सच्ची खुशी के साथ और दाओवादी यूरान ने अत्यधिक शांति के साथ।
दाओवादी ह्यूरान के चेहरे पर उसकी हमेशा की तरह कोमल मुस्कान थी और उसकी आंखें प्रोत्साहन के साथ वान बाओले की ओर देख रही थीं। हालांकि वान बाओले दाओवादी ह्यूरान से थोड़ा परेशान महसूस करने से खुद को नहीं रोक पाए। उन्हें नहीं पता था कि यह भावना कहाँ से आ रही थी। एल्डर वान, कृपया हयासिंथस ट्री को अपना अभिवादन दें। हयासिंथस ट्री को अपना साक्षी मानकर आप हमारे विशाल विस्तार वाले दाओ पैलेस के चौथे ग्रैंड सुप्रीम एल्डर बनेंगे। फैंग क्यूरन ने धीरे से कहा, उसके चेहरे पर एक गंभीर भाव था। वान बाओले ने सिर हिलाया। उसने सबसे पहले मुड़कर दाओ पैलेस के शिष्यों के समूह को देखा जो उसके चारों ओर थे। वह महसूस कर सकता था कि वे उसकी ओर देख रहे हैं। फिर वह पीछे मुड़ा और अपने सामने विशाल हयासिंथस ट्री को देखा। यह एक प्राचीन वृक्ष था और समय ने स्पष्ट रूप से इसकी मोटी और खुरदरी छाल पर अपनी छाप छोड़ी थी, जिसमें कई दरारें थीं। यह एक ऐसे बुजुर्ग की तरह था जो बहुत लंबे समय से दाओ पैलेस के रक्षक और साक्षी दोनों के रूप में सेवा कर रहा था। वान बाओले ने हयासिंथस ट्री को देखा और एक गहरी सांस ली। वह पेड़ की ओर आगे बढ़ा और अपने चारों ओर दाओ पैलेस के शिष्यों की आंखों के सामने अपनी मुट्ठी बांधी और पेड़ की ओर एक गहरा प्रणाम किया। जैसे ही उसने अपना अभिवादन बढ़ाया, हयासिंथस वृक्ष अचानक हिंसक रूप से हिल गया। आकाश और पृथ्वी में हलचल मच गई। हवा शांत हो गई जबकि आकाश में बादल थम गए। विशाल विस्तार दाव महल की व्यू रचना दिखाई दी और आसपास का अग्निसागर फूट पड़ा। पूरी दुनिया हिलती हुई लग रही थी। सभी के चेहरों पर आश्चर्य की लहर दौड़ गई। जो लोग वान बाओले को अपना सर्वोच्च एल्डर मानने से हिचक रहे थे, वे सभी स्तब्ध रह गए। वे आश्चर्य और अविश्वास से वान बाओले को देख रहे थे। उसने वास्तव में हयासिंथस वृक्ष के साथ प्रतिध्वनि प्राप्त की। वह संप्रदाय की व्यूह रचना को प्रभावित करने में सक्षम था। उस दिन जो कुछ भी हुआ वह वास्तविक था। ये तब हुआ था जब वान बाओले ने पहली बार अपने दत्तक शिष्य की पहचान का टोकन प्रकट किया था। हालांकि सभी ने उस दृश्य को नहीं देखा था। यही कारण है कि तब इतनी बड़ी प्रतिक्रिया नहीं हुई थी। अब जब सभी ने इसे अपनी आंखों से देखा तो वे तुरंत भावनाओं की बाढ़ में बह गए। हाइसिंथस ट्री के साथ उसने जो प्रतिध्वनि प्राप्त की वह पिछले दौर की तुलना में अधिक थी। 3 ग्रैंड सुप्रीम एल्डर्स पेड़ के सबसे नज़दीक खड़े थे और उनके पास सबसे अधिक साधना थी। वे इसे सबसे स्पष्ट रूप से महसूस कर सकते थे। जब उनके चेहरों पर आश्चर्य की झलक दिखी तो वान बाओले कांप उठे। उन्हें पेड़ से अलग होने वाली एक अजीब चेतना का एहसास हुआ। ये तेजी से उनके स्टोरेज बैग में घुस गई और उनके दत्तक शिष्य पहचान टोकन में प्रवेश कर गई। ऐसा लग रहा था कि यह कुछ जांच रहा है। चेतना ने जल्द ही उनकी पहचान टोकन को छोड़ दिया। ऐसा लग रहा था कि पेड़ ने वान बाओले की पहचान सुनिश्चित कर ली है। ये और अधिक तेजी से हिलने लगा। वही चेतना वान बाओले के दिमाग में घुस गई। उसके सिर में छवियां बन गईं। वान बाओले के चेहरे पर आश्चर्य की झलक दिखी। उसने छवियों में देखा फैंग क्यूरन, या शायद उसे यह कहना चाहिए कि उसने विशाल पेड़ की यादें देखीं, और उन यादों में उसने एक फैंग क्यूरन को देखा जो अतीत में एक निश्चित दिन पेड़ के सामने खड़ा था। फैंग क्यूरन अब की तुलना में कम उम्र की लग रही थी और उसकी गोद में एक शिशु था। वह हयासिंथस वृक्ष के सामने घुटनों के बल बैठी। उसके चेहरे पर हैरानी की झलक थी और वह धीरे से वृक्ष से कुछ बुदबुदा रही थी। वान बाओले की सांसें तेज हो गईं। यहाँ कुछ अजीब चल रहा था। तभी उसे पता चला कि फैंग क्यूरन क्या बुदबुदा रही थी। प्राचीन हयासिंथस वृक्ष, कभी न खत्म होने वाला कबीला, हमारी यात्रा के दौरान हम पर घात लगाकर हमला कर रहा था। बुजुर्ग बुरी तरह घायल हो गए और गहरी नींद में चले गए। प्राचीन तलवार अपनी उड़ान पथ से भटक गई और सौरमंडल नामक क्षेत्र में प्रवेश कर गई। इस आकाशगंगा में एक सभ्यता पाई जाती है जिसे संघ कहा जाता है। प्राचीन तलवार के टुकड़ों के संपर्क ने संघ में साधना के युग की शुरुआत की है। मैं उन्हें साधना के मार्ग पर मार्गदर्शन करना चाहता हूँ। एक बार जब वे मजबूत हो जाएंगे तो वे दाओ महल की मदद करने और उसका ऋण चुकाने में सक्षम होंगे। दाओ महल इस आकाशगंगा में पूरी तरह से आत्मसात करने और यहाँ नई जड़ें खोजने में सक्षम होगा। हम समृद्ध और समृद्ध हो सकेंगे, सभ्यता के नए बीज बो सकेंगे। इसके अलावा मुझे संदेह है कि दाओ पैलेस में हमारे बीच अभी भी कभी न खत्म होने वाले कबीले के अवशेष छिपे हुए हैं। मैं उन सभी को खोज लूँगा। यही कारण है कि मैं इस बच्चे को अपने साथ छोड़ने की हिम्मत नहीं कर पा रहा हूँ। मैं उसे फेडरेशन के आने वाले साधकों के साथ फेडरेशन में भेजना चाहता हूँ। वह वहाँ बड़ा होगा। वह बहुत महत्वपूर्ण है। मैं पूरे दाओ पैलेस में एकमात्र व्यक्ति हूँ जो उसकी असली पहचान जानता है। वह पिछले दाओ शिष्य वुचेन का पुनर्जन्म है। आत्मा नलिका क्षेत्र में पहुंचने के बाद उसे अपनी यादें वापस मिल जाएंगी। मैं उसे दाओ पैलेस में रहने की हिम्मत नहीं कर सकता। मैं उसे दूर भेजने के लिए आपकी अनुमति चाहता हूँ। कृपया अपनी स्वीकृति के प्रदर्शन के रूप में एक फल दें। वान बाओले के दिमाग में तस्वीरें साफ साफ घूम गईं। ऐसा लगा जैसे वह उसी पल हाइसिंथस ट्री बन गया हो और खुद ही असली नज़ारा देख रहा हो। फैंग क्यूरान की बातें सुनते ही वान बाओले के अंदर भावनाओं की लहरें उमड़ पड़ीं। उसकी सांसें रुक गईं।
वह फैंग क्यूरान की गोद में शिशु को घूरता रहा। उसके दिमाग में बस एक ही नाम था, वुचेन। तस्वीर धुंधली हो गई। इसके बाद उसने हाइसिंथस ट्री पर एक फल को पकते देखा। वह गिरकर फैंग क्यूरान के सामने आ गिरा। फैंग क्यूरान ने फल उठाया और शिशु के मुंह में रख दिया। वह तेजी से पिघल गया और बच्चे के भूख से उसे चूसने के कारण तुरंत गायब हो गया। फैंग क्यूरान ने फिर से सिर झुकाया और आखिरकार चला गया। आखिरी तस्वीर फैंग क्यूरान की पीछे हत्ती पीठ की थी। वह भी धुंधली हो गई। वांग बाओले फिर से कांप उठा, मानो वह अभी अभी हाइसिंथस ट्री की यादों की गली में टहलकर जागा हो। उसकी आंखें साफ हो गईं। वह वापस आ गया था, पहाड़ की चोटी पर खड़ा था और 1 लाख दाव पहले साधक उसे देख रहे थे। वांग बाओले कुछ देर तक चुप रहा। उसे अपने सदमे से उबरने में थोड़ा समय लगा। उसने अपनी पीठ सीधी की, मुड़ा और तीनों ग्रैंड सुप्रीम एल्डर्स को देखा। वे ऐसे दिख रहे थे जैसे कुछ हुआ ही ना हो। वांग बाओले इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि शायद वह अकेला व्यक्ति था जिसकी हाइसिंथस ट्री की यादों तक पहुंच थी, उस दौरान जब उसने इसके साथ अनुनाद प्राप्त किया था। ऐसा इसलिए था क्योंकि वह एक दत्तक शिष्य था, जबकि अन्य 3 बुजुर्ग केवल आंतरिक संप्रदाय के शिष्य थे। वे हाइसिंथस ट्री के साथ इतनी मजबूत अनुनाद प्राप्त नहीं कर सके। उनके द्वारा पहले जो देखा गया था उसे देखने की संभावना कम थी। इसका मतलब था कि शायद फैंग क्यूरन वास्तव में एकमात्र व्यक्ति था जो इस शिशु की पहचान और ठिकाने को जानता था। अब वह भी जानता था। वांग बाओले को इस बात का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि दाओ शिष्य वुचेन फैंग क्यूरन के हाथों में कैसे आया या फैंग क्यूरन ने शिशु की उपस्थिति के बारे में कैसे बताया। उसे बस इतना पता था कि जब पिछले फेडरेशन के अध्यक्ष ली जिंगवन ने प्राचीन हरे कांसे की तलवार छोड़ी थी, तो वह अपनी बाहों में एक शिशु के साथ फेडरेशन में वापस आ गया था। वांग बाओले ने चुपचाप इस पूरे मामले को कुछ समय के लिए अलग रखने का फैसला किया। उसने एक गहरी सांस ली, फिर अपने आसपास दाव महल के साधकों को देखा। उन्होंने देखा कि वह 3 ग्रैंड सुप्रीम एल्डर्स की ओर चला गया, अपनी मुट्ठियां बांध लीं और उनकी ओर एक गहरा प्रणाम किया। 3 ग्रैंड सुप्रीम एल्डर्स को नमस्कार। फैंग क्यूरन मुस्कुराए। उसने भी अभिवादन का जवाब दिया। अनिच्छुक मीलीजी ने भी झुककर प्रणाम किया, जबकि सौम्य स्वभाव वाले दाओवादी यूरेन ने भी अपनी मुट्ठियां बांध लीं और अभिवादन का जवाब दिया। ग्रैंड सुप्रीम एल्डर वांग बाओले को नमस्कार। वे पहाड़ की चोटी पर एक साथ खड़े थे। उनका अभिवादन उस पल में अमर हो गया और आसपास के शिष्यों की यादों में समा गया। आसपास के शिष्यों ने अगले ही पल सलामी दी। ग्रैंड सुप्रीम एल्डर वांग बाओले को नमस्कार। उनकी आवाज़ें गरजने लगीं, आसमान में अंतहीन गूंज के साथ गूंज उठीं। दाव पैलेस की घंटियां बजने लगीं। समारोह समाप्त हो गया था। इसके बाद विशाल विस्तार दाव पैलेस अब 3 गुटों में विभाजित नहीं था। उन्हें अभी अभी अपना चौथा ग्रैंड सुप्रीम एल्डर मिला था। संघ के शिष्य अपने अभिवादन के दौरान सबसे जोरदार और सबसे उत्साहित थे। 4 ग्रैंड सुप्रीम एल्डर मुस्कुराए और एक दूसरे को देखकर सिर हिलाया। फिर फैंग क्यूरन ने संप्रदाय का प्रतिनिधित्व किया और कई बदलावों और पदोन्नति की घोषणा की। ग्रीन फायर आइलैंड वांग बाओले का निजी द्वीप बनना था। विशाल विस्तार दाव पैलेस के पास 1 दर्जन अन्य बड़े द्वीप भी उनके अधिकार क्षेत्र में आएंगे। चौथे ग्रैंड सुप्रीम एल्डर के लिए चौथा महल भी मुख्य द्वीप पर बनाया जाएगा। ये महल वांग बाओले के लिए अपनी दैनिक साधना करने के लिए एक स्थान के रूप में काम करेगा। इसका आकार और मॉडल उनके संप्रदाय के उच्चतम मानकों का पालन करेगा। निर्माण के लिए आवश्यक सभी सामग्रियों को प्राप्त करने के लिए संप्रदाय भी जिम्मेदार होगा। श्रद्धांजलि का मामला भी था। उन्हें अन्य ग्रैंड सुप्रीम एल्डर के समान ही सम्मानजनक व्यवहार प्राप्त होगा, साथ ही संप्रदाय की विकासात्मक रणनीतियों को निर्धारित करने में वोट भी मिलेगा। वह संघ और विशाल विस्तार दाव महल के बीच विदेशी संबंधों को भी संभालेंगे। अन्य विविध पहुंच अधिकार भी दिए गए थे। वर्तमान में कम से कम नाम के लिए वांग बाओले विशाल विस्तार दाव महल को नियंत्रित करने वाले 4 संप्रभुओं में से एक था। ये कुछ ऐसा था जिसकी किसी ने उम्मीद नहीं की थी। कोई भी नहीं जान सकता था कि मात्र 2 वर्षों के भीतर वांग बाओले एक बाहरी व्यक्ति से ऐसे व्यक्ति में बदल जाएगा जिसके पास संप्रदाय में इतनी शक्ति और अधिकार होगा। वास्तव में अगर वांग बाओले की साधना नवजात आत्मा क्षेत्र से आत्मा नाली क्षेत्र में सफल हो जाती है, तो उसके पास संप्रदाय का एकमात्र अधिकारी बनने का मौका होगा। फैंग क्यूरन ने अपनी घोषणाएं पूरी की और समारोह समाप्त होने वाला था। सभी ने देखा कि 4 ग्रैंड सुप्रीम एल्डर एक साथ खड़े थे। फैंग क्यूरन मुस्कुराए और वांग बाओले को एक जेड पर्ची दी। एल्डर वांग, अगला नए पदों का सम्मान है। आपको उनकी घोषणा करनी चाहिए। यदि आप कुछ बदलना चाहते हैं तो आप पहले घोषणा को स्थगित कर सकते हैं। हम बाद में परिवर्तनों पर चर्चा कर सकते हैं। वांग बाओले ने फैंग क्यूरन को घूर कर देखा। उसके दिमाग में हाइसिंथस ट्री की यादें उभर आईं। उसने सिर हिलाया, विनम्रता से उसे सलाम किया, फिर उससे जेड स्लिप ले ली। सामग्री पढ़ने के बाद उसने अपना सिर उठाया और आश्चर्यचकित होकर उसे घूरने लगा। फैंग क्यूरन चुपचाप मुस्कुराया, जबकि मीलीजी भावशून्य रही। दाओवादी यूरान हमेशा की तरह ही सौम्य स्वभाव का था। उसकी आंखों में प्रोत्साहन भी था।
वांग बाओले की नज़र तीनों बुजुर्गों पर पड़ी, फिर उसने मुड़कर अपने आसपास के शिष्यों को देखा। कुछ देर की खामोशी के बाद उसने अपना मुंह खोला। उसकी आवाज़ हवा में गूंजती हुई चमकीली थी। कोंग दाओ, आगे बढ़ो। कोंग दाओ, जो अपने साथी संघ के शिष्यों के बीच खड़ा था, स्तब्ध रह गया। वह जल्दी से हवा में उछला। उसने अपनी मुट्ठियां बांधी और वांग बाओले को सलाम किया। महान सर्वोच्च बुजुर्ग को नमस्कार। मैं कोंग दाओ को कार्यवाहक एल्डर का पद प्रदान करता हूँ। नवजात आत्मा क्षेत्र में पहुंचने पर उसे तुरंत एल्डर के पद पर पदोन्नत किया जाएगा। कोंग दाओ ने कांपते हुए फिर तुरंत अपना धन्यवाद व्यक्त किया। वह जानता था कि केवल नवजात आत्मा क्षेत्र के साधक ही विशाल विस्तार दाव महल में एल्डर बनने के लिए आगे बढ़ सकते हैं। जो लोग आत्मा नाली क्षेत्र में पहुंचते हैं, उन्हें फिर ग्रैंड सुप्रीम एल्डर के पद पर पदोन्नत किया जाएगा। एक एल्डर को दिए जाने वाले विशेषाधिकार एक साधारण शिष्य द्वारा प्राप्त विशेषाधिकारों से बहुत अलग थे। भले ही वह केवल एक कार्यवाहक एल्डर था, लेकिन वह भी एल्डर के अधिकांश विशेषाधिकारों का आनंद ले सकता था। ये वास्तव में एक त्वरित प्रगति नहीं थी, लेकिन यह उसके लिए अभी भी एक महत्वपूर्ण कदम था। झाओ यामिंग, आगे बढ़ो। वांग बाओले का कहना अभी खत्म नहीं हुआ था। कोंग दाओ के पीछे हटने के बाद उसने दूसरा नाम पुकारा। पुकारे जाने पर झाओ यामिंग ने गहरी सांस ली। वह आसमान में उछली और अपनी मुट्ठियां बंद कर लीं। मैं झाओ यामिंग को विशाल विस्तार दाव महल में बुजुर्ग का पद प्रदान करता हूँ। वांग बाओले की आवाज़ गूंजने पर आसपास के शिष्यों ने चुपचाप अपना आश्चर्य व्यक्त किया। विशाल विस्तार दाव महल के सभी बुजुर्ग नवजात आत्मा क्षेत्र में थे। झाओ यामिंग केवल कोर फॉर्मेशन क्षेत्र में थे। हालांकि ऐसे कई लोग थे जो जानते थे कि झाओ यामिंग ने उपासना महल मंडप में एक आंतरिक संप्रदाय शिष्य का पद अर्जित किया था। वे समझते थे कि संप्रदाय ऐसा क्यों कर रहा था। एक आंतरिक संप्रदाय शिष्य का पद बहुत ऊंचा था। उस पद को धारण करने वाले किसी व्यक्ति के लिए एक साधारण शिष्य या यहाँ तक कि एक अभिनय बुजुर्ग के रूप में रहना उचित नहीं होगा। झाओ यामिंग की सांसें तेज हो गईं। उसने अपना सिर उठाया और वांग बाओले को घूरा। फिर एक फीकी मुस्कान के साथ उसने अपनी मुट्ठियां बंद की और अपना धन्यवाद व्यक्त किया। वह चली गई, लेकिन वांग बाओले का काम अभी खत्म नहीं हुआ था। आज से सभी संघ साधक जो पूर्ण फाउंडेशन स्थापना क्षेत्र में पहुंच चुके हैं, उन्हें कोर रियल्म पवेलियन में प्रवेश करने और कोर फॉर्मेशन क्षेत्र में सफलता प्राप्त करने के लिए किसी भी सहायता की तलाश करने के 3 अवसर दिए जाएंगे। सेक्ट लॉर्ड जू, आपने पहले ही खेती में सफलता प्राप्त करने के लिए नेसेंट आर्ट चैम्बर में प्रवेश करने का अनुरोध प्रस्तुत किया था। आपका अनुरोध स्वीकृत है। घोषणाओं की श्रृंखला ने पूरे दाव महल को एक बार फिर सदमे में डाल दिया। संघ के साधक उत्साह से भर गए। यह एक बहुत ही उदार उपहार था जो फैंग क्यूरान ने वांग बाओले को दिया था। उसने उसे घोषणाएं करने का मौका दिया था और उसके माध्यम से अपने अधिकार को दिखाने और अपनी स्थिति की पुष्टि करने का अवसर दिया था। समारोह आखिरकार समाप्त हो गया और भीड़ तितर बितर होने लगी। इसके बाद चौथे हॉल का निर्माण शुरू हुआ। वांग बाओले को अपने महल के पूरा होने की प्रतीक्षा करते हुए सबसे पहले ग्रीन फायर आइलैंड लौटना था। संप्रदाय के भगवान जू स्वाभाविक रूप से सभी प्रशासनिक मामलों को संभालेंगे। ग्रीन फायर आइलैंड लौटने पर वांग बाओले अपने गुफा निवास में वापस चले गए। उन्होंने उबकाई लेना शुरू कर दिया। ऐसा लग रहा था जैसे उन्होंने बहुत लंबे समय से अपने अंदर कुछ दबाए रखा था। वह चीज़ आखिरकार फट गई क्योंकि उनकी सांसें भारी हो गईं और उनके दिमाग में विचार दौड़ने लगे। ली वुचेन, ये वही होना चाहिए। ये सोचना कि वह वास्तव में विशाल विस्तार दाव शिष्य का पुनर्जन्म है। ये रहस्योद्घाटन बहुत बड़ा सदमा था। वांग बाओले अभी भी इसे स्वीकार नहीं कर पा रहे थे। इसका एक कारण उपासना महल मंडप में उनका अनुभव भी था। उन्हें ठीक से पता था कि एक दाव शिष्य के पास कितनी शक्ति और अधिकार होता है। एक दाव शिष्य के पास दुनिया होती है। वे इसे स्वीकार ही नहीं कर पा रहे थे। उन्होंने उन सभी कड़ी मेहनत के बारे में सोचा जो उन्होंने की थी और दत्तक शिष्य बनने के लिए उन्हें कितनी बार मृत्यु का सामना करना पड़ा था। दूसरी ओर ली वुचेन का जन्म एक दाव शिष्य के रूप में हुआ था। दोनों के बीच संघर्ष ने चीज़ों को और भी बदतर बना दिया। इस विचार से वांग बाओले के सिर में दर्द होने लगा। कोई भी व्यक्ति जो आंखें रखता है वह देख सकता है कि ली वुचेन मेरे जैसा सुंदर, क्षमाशील या खुले विचारों वाला नहीं है। वह तुच्छ है और द्वेष रखता है। कौन जानता है कि जब उसकी यादें वापस आएंगी तो वह मुसीबत की तलाश में नहीं आएगा। वांग बाओले परेशान हो गए।